हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म लर्न विद मिज़ू। आज जो मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको कवर करवाऊँगी क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसमें इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर लेकर आई थी आपका मैराथन सीरीज़, वो थी आपकी वेदर और क्लाइमेट, जिसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर का वेदर क्लाइमेट, लद्दाख का और आपका इंडिया पे क्वेश्चन लाए थे। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर वो लेक्चर भी देख लेना। ठीक है। आपके उसमें मैक्सिमम जो वेदर और क्लाइमेट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके ब्रश अप हो जाएंगे। उसी सीक्वेंस में जो आप सेकंड लेक्चर में लाई हूँ आपके लिए, वो आपका है क्रॉप्स ऑफ इंडिया पे। ठीक है। इसमें जो हमने डेटा उठाया है वो 2024 और 2025 का डेटा उठाया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। और इस डेटा का जो सोर्स हमारे पास है वो है उपज ऐप, उपज पोर्टल। उसके बाद हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ आपकी एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है, उससे हमने डेटा उठाया है। तो सोर्स हमारा ये है। और जो बिल्कुल 2024 और 2025 का जो लेटेस्ट डेटा है हमने वहाँ से उठाया है इसे। ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने क्या करना है कि अपने अपने आंसर्स को मार्क करना है वीडियो पॉज करके, और अपना स्कोर लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेंशन करना है। प्लस आपको क्लास कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और आपको नया लेक्चर किस पे चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को 1 और 2 स्टेटमेंट्स दो दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इनको देखो और इसमें से क्या मालूम करना है, करेक्ट करेक्ट मालूम करना है। मैंने आपको कितनी बार बताती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें आप सबसे पहले देख लिया करो करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछा है। तो ये देखने से ना आपके दिमाग को एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे करेक्ट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, खरीफ क्रॉप्स और सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून एंड नीड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस। मतलब जो खरीफ की फसलें हैं वो मानसून के बिगिनिंग में उनको उगाया जाता है, सो किया जाता है। और इनको हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए होती हैं। और वीट एंड मस्टर्ड हैं वो एग्जाम्पल किसकी हैं, आपकी खरीफ क्रॉप की। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा आपको खरीफ और रबी के बारे में बता देती हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे पास 3 तरह की फसलें होती हैं। एक होती है खरीफ, एक होती है आपकी रबी, और तीसरी होती है आपकी ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है। अगर मैं खरीफ की, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले खरीफ पूछा तो खरीफ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि खरीफ और रबी जो है वो आपके क्या है, अरेबिक वर्ड है। वो क्या है, अरेबिक वर्ड है। जब इंडिया में मुगल टाइम आया, मुगल एरा था, तो मुगल एरा में ना ये पर्शियन इन्फ्लुएंस के अंडर हमारे पास यही नाम हम जो अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं, आपका खरीफ और रबी। अब जो खरीफ है ना, ये अरेबिक वर्ड है। अरेबिक वर्ड खरीफ, जिसका मीनिंग क्या है आपका, जिसका मीनिंग है बेटा आपका ऑटम, जिसका मीनिंग क्या है आपका ऑटम है। ओके। अरेबिक में इसका मीनिंग क्या है, ऑटम। और रैबी जो है ये भी अरेबिक वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है बेटा आपका, स्प्रिंग है। ठीक है। तो दैट्स वाई हम खरीफ क्रॉप को ऑटम क्रॉप्स भी बोलेंगे, या इनको हम क्या बोलेंगे, मॉनसून डिपेंडेंट क्रॉप्स भी बोलेंगे। और दूसरा ये इनको हम अदर नाम, पहला हमारे पास खरीफ क्रॉप्स, ऑटम क्रॉप्स, या आपकी मॉनसून डिपेंडेंट क्रॉप्स। अब हमने यहाँ तक इनका नाम देख लिया। अब हम देखते हैं इनका हार्वेस्ट सीजन। खरीफ का हार्वेस्ट सीजन जो रहता है बेटा आपका, वो ऑटम और ऑटम सीजन में होता है, यानी सितंबर से अक्टूबर के बीच में इन फसलों को हार्वेस्ट यानी काट लिया जाता है। इन फसलों को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। लेकिन बोई कब जाती है, सोइंग सीजन कौन सा है, तो ये सोइंग कब की जाती है, इनको बोया कब जाता है, ऑन सेट ऑफ मानसून। जब मानसून आ रहा होता है ना इंडिया में, वो कब आता है आपका, जून और जुलाई का जो पीरियड होता है, जब मानसून इंडिया की ओर बढ़ रहा होता है, इंडिया के ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि तब इन फसलों को बोया जाता है। ठीक। और जैसे जून और जुलाई हो गया। अगर मैं रेनफॉल की बात करूँ तो रेनफॉल में ना इन फसलों को 100 से 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए होती है। अब ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी भी कर सकते हैं, बट जनरली जो हम अगर खरीफ क्रॉप की बात करें तो 100 टू 150 सेंटीमीटर रेनफॉल इनको चाहिए होती है। अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ, खरीफ की क्रॉप्स को कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है, तो ये आपकी वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छे से क्या करती हैं, थ्राइव कर जाती हैं। ठीक है, अच्छे से ग्रो करती हैं वहाँ पर। और अगर मैं सॉइल की बात करूँ तो जनरली इनको लोमी सॉइल या एलुवियल सॉइल में ये अच्छे से ग्रो करेंगी। ठीक है। कौन सी सॉइल में, आपकी लोमी या एलुवियल सॉइल में ये अच्छे से ग्रो करेंगी। और अगर मैं क्रॉप्स की बात करूँ, कुछ खरीफ क्रॉप्स को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो जैसे यहाँ पे मैं सीरियल्स में लेती हूँ। सीरियल में से कौन कौन से आपकी खरीफ में आती हैं, जिस तरह से हमारे पास ज्वार आ गया, हमारे पास आपका बाजरा आ गया, राइस आ गया, आपका मेज़ आ गया, उसके बाद शुगर केन आ गया, जूट, सॉरी ये सीरियल में आ गया कौन सा, ज्वार, बाजरा, आपका राइस, और आपका क्या हो गया, मेज़ और मिलेट। ये आपके किस में आते हैं, सीरियल्स में आते हैं, जो आपके वो वाले सीरियल्स जो आपके खरीफ क्रॉप है, वो वाले सीरियल्स जो खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी, आपकी फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में हमारे पास जैसे आमंड्स हो गए, एप्पल हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, बनाना हो गए, चीकू हो गया।
ठीक है, चीकू हो गया, डेट्स हो गया, कोकोनट हो गया, उसके बाद हमारे पास फिग्स हो गए। तो ऑल दीज फ्रूट्स आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट वी हैव, अगर मैं पल्सेस की बात करूँ तो पल्सेस में हमारे पास अरहर की दाल, जिसे हम तूर दाल भी कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद कॉटन हो गया, जो हमारे पास, सॉरी क्या, कॉटन कॉटन और उसके बाद शुगर कैन जूट, ये हमारे पास कैश क्रॉप्स हैं जो खरीफ की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, और पल्सेस कौन कौन सी हमारे पास, जैसे काउपी आ गया, ग्रीन मूंग आ गया, ठीक है, ग्रीन मूंग आ गया। उसके बाद ये सोयाबीन आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं। उसके बाद अगर मैं कुछ वेजिटेबल्स की बात करूँ जो खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आती हैं, जिसमें हमारे पास आता है बिटर गॉर्ड आ गया, बॉटल गॉर्ड आ गया, आपका ब्रिंजल आ गया, आपका चिल्ली आ गया, ग्रीन बीन्स आ गई, लेडी फिंगर आ गई, स्पंज गॉर्ड आ गया, और टिंडा आ गया, टर्मेरिक आ गई। ठीक है, ये सारी की सारी वेजिटेबल्स किसकी कैटेगरी में आती है बेटा, आपकी खरीफ क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, खरीफ क्रॉप्स और सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून। हमने अभी देखा ऑन सेट ऑफ मानसून, तो स्टेटमेंट नंबर 1 है जो करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, वीट एंड मस्टर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ खरीफ। अभी हमने वीट और मस्टर्ड का नाम ही नहीं कहीं पढ़ा, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो कहाँ कौन सी करेक्ट है, ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 करेक्ट है और 2 जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि वीट और मस्टर्ड जो है वो आपकी खरीफ क्रॉप्स नहीं है, बल्कि आपकी कौन सी है, रैबी क्रॉप्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी जैद क्रॉप के बारे में है। अब बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा जैद क्रॉप के बारे में देख लेते हैं। जैद क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट क्रॉप्स भी बोलेंगे। मतलब क्या हो गया, ये कौन सी क्रॉप्स है, इंटरमीडिएट क्रॉप्स भी हैं, या इनको हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट क्रॉप्स या समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ग्रो होती हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मार्च से जून के बीच में ये ग्रो करती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ग्रो करती हैं। रैबी का जब सीजन खत्म होता है और खरीफ का स्टार्ट होने वाला होता है, जो इनके बीच में 3-4 महीने का जो गैप आता है, उसमें हम क्या करते हैं, जैद की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी एग्जांपल्स की, तो हमारे पास वाटरमेलन आ गया, क्यूकम्बर आ गया, पंपकिन आ गया, फॉडर क्रॉप्स होगी। तो ये सारी की सारी ऑल दीज क्रॉप्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जैद क्रॉप्स। ठीक है बेटा, और हम देखते हैं कि ये ना बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रो करती हैं। तो इसका हम अब देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या कहती है कि क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, अभी मैंने पढ़ा शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बिटवीन राबी एंड खरीफ, ये भी हमने देख लिया, राबी और खरीफ के दरमियान ग्रो की जाती है। तो दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, वाटर, अभी मैंने कहा वाटरमेलन, पंपकिन आ गया आपका, नेक्स्ट क्यूकम्बर आ गया, फॉडर क्रॉप्स होगी। तो ये सारी की सारी आपकी जैद क्रॉप्स है। तो दैट्स स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो कौन सी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट। अगर मैं क्रॉप्स की बात करूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स जो इंडिया में होती ग्रो होती हैं, उनको अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो 2 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकती हूँ। फर्स्ट हो गया बाई सीजन, मतलब सीजन के एतबार से क्रॉप्स कितनी तरह की होती हैं और उनका यूज़ क्या है, या वो किस किस्म की क्रॉप्स है, तो उन बेसिस पे भी हम क्रॉप को क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर मैं सीजन के बेसिस पे क्रॉप को क्लासीफाई करूँ तो सबसे पहले आती हैं खरीफ क्रॉप, उसके बाद आती है आपकी जैद क्रॉप, उसके बाद आती हैं आपकी रैबी क्रॉप्स। तो ठीक है, ये हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ठीक है, इंडिया में जो हम क्लासीफाई करते हैं। खरीफ के बारे में अभी मैंने आपको बताया, मानसून के सीजन में ग्रो होती है, जून टू अक्टूबर इसका टोटल पीरियड रहता है। और जून और जुलाई में जो ऑनसेट ऑफ मानसून होता है, तब इसको हम ग्रो करते हैं और इसको हार्वेस्ट किया जाता है ऑटम, यानी सितंबर और अक्टूबर के मध्य में इसको क्या किया जाएगा, हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जांपल राइस हो गया, मेज़, ज्वार, बाजरा। तो ये हमारे पास कॉटन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, जूट हो गया। और ये सारी की सारी कौन सी क्रॉप हैं, आपकी एग्जांपल्स हैं किसकी, आपकी खरीफ क्रॉप्स की। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी क्रॉप्स हैं, रैबी क्रॉप्स। रैबी क्रॉप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो अभी मैंने बताया कि रैबी जो है वो आपका कौन सा वर्ड है, अरेबिक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग है। ओके, और सीज़न की बात करूँ तो ये इनको हम ये विंटर सीजन में ग्रो होती हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, विंटर क्रॉप्स भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो पीरियड होता है इसका अक्टूबर टू अप्रैल के बीच का इसका पीरियड होता है, मतलब अक्टूबर में लगाई जाती है, अप्रैल में इनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। ये कूल, अब पता सर्दियों में लगाएंगी तो कूल क्लाइमेट ही होगा, तो ऑब्वियसली इनको किस तरह का क्लाइमेट चाहिए होगा, कूल क्लाइमेट चाहिए होगा। और ये विंटर में सो होती हैं और हार्वेस्ट इनको स्प्रिंग में किया जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी हो गया, वीट हो गया, आपका बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, पीज हो गया। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रैबी क्रॉप। अगर मैं रैबी क्रॉप्स को फर्दर इसकी मैं कुछ और एग्जांपल्स दूं, क्योंकि कभी कभी बच्चों को ना कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे मैं अगर मैं कुछ क्रॉप्स की, जैसे सीरियल्स की बात कर लेती हूँ। ठीक है, जो सीरियल्स की बात करूँ तो आपका बार्ले आ गया, आपका ओट आ गया, आपका वीट आ गया। तो ये सारे के सारे सीरियल्स कौन से हैं, आपके ये वाले रैबी क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो फ्रूट्स में हमारे पास ग्रेप आ गया, आपका गुआवा आ गया, आपका लेमन आ गया, मैंडरिन ऑरेंज आ गया, आपका किन्नू आ गया, आपका लेमन आ गया। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, आपकी
कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रैबी क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं कुछ लेग्यूम्स की बात करूँ, दालों की बात करूँ, पल्सेस की बात करूँ, तो उसमें हमारे पास चिकपी आ गया, आपका मसूर दाल आ गई। उसके बाद अगर मैं कुछ सीड प्लांट्स की बात करूँ, जिसमें हमारे पास फेन्यूग्रीक आ गया, आपका कोरिएंडर आ गया, आपका मस्टर्ड आ गया, सनफ्लावर आ गया। सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया किसके बारे में, रैबी क्रॉप्स के बारे में। रैबी क्रॉप्स में मैंने आपको इसमें जो जितने भी सीरियल्स क्रॉप्स आती हैं वो भी बता दी। उसके बाद जितनी भी आपकी कौन सी क्रॉप्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं वो भी बताए, वेजिटेबल्स भी बताए। वेजिटेबल्स में कौन कौन आते हैं आपके, बीट रूट आ गया, आपका कैबेज आ गया, ब्रोकली आ गया, आपका रेडिश, उसके बाद कलीफ्लावर, गार्लिक, अनियन। तो ये सारे के सारे पीस, ये सारी की सारी वेजिटेबल्स कौन सी क्रॉप की कैटेगरी में आती हैं, रैबी क्रॉप की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है बेटा। और सीड्स में हमने कौन कौन से देखे, जिसमें हमारे पास फेन्यूग्रीक आ गया, कोरिएंडर आ गया, मस्टर्ड आ गया, एंड देन वी हैव द सनफ्लावर। कैश क्रॉप की कैटेगरी में हमारे पास कौन सा आता है बेटा, जैसे टोबैको वगैरह आ गया। तो ये टोबैको आ गया, ये किसकी कौन सा क्रॉप है आपका, रैबी क्रॉप है। और कौन सी क्रॉप की कैटेगरी में आता है, कैश क्रॉप की कैटेगरी में आता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ज़ैद क्रॉप्स होती हैं। मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट समर सीजन में ग्रो होती हैं, और इनका पीरियड ऑफ जो ग्रोथ रहता है वो कौन सा रहता है, मार्च और जून के बीच में इनको ग्रो किया जाता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ग्रो होती हैं। रैबी और खरीफ के बीच में जो 3-4 महीने का गैप आता है उसमें ये ग्रो होती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, पम्पकिन, फॉडर क्रॉप्स। ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी हैं, अगर मैं बाय यूज़ या टाइप, मतलब क्रॉप किस टाइप की है या उसका इस्तेमाल किस हिसाब से किया जाता है, तो उसकी उस बेसिस पे देखूँ तो हम क्रॉप्स को डिफरेंट कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। जिस तरह से हमारे पास पहली टाइप कौन सी होगी आपकी, फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स वो वाली क्रॉप्स होती हैं जिनको हम बेटा ह्यूमन कंजप्शन के लिए ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फूड क्रॉप्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास राइस, वीट, मेज, मिलेट, अरहर, मूंग। तो ये सारी की सारी कौन सी क्रॉप्स हैं, ऑल दीज क्रॉप्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट वी हैव द प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स पता है आपको, जो लार्ज फॉर्म्स में या एस्टेट्स में ग्रो की जाती हैं, जिसमें टी हो गया, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट। ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं आपकी, प्लांटेशन क्रॉप्स की। अगर मैं कैश क्रॉप्स की बात करूँ तो ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं टू अर्न मनी, मनी को अर्न करने के लिए, और मार्केट्स में सोल्ड होती हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास कॉटन, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स। तो ये सारी की सारी किसकी कैटेगरी में आती हैं, कैश क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं। अगर मैं ऑयल सीड्स की बात करूँ तो वो तमाम फसलें जिनसे हम क्या हासिल करते हैं, ऑयल, मतलब जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स बोलते हैं। जिसकी एग्जांपल हमारे पास ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन और आपका सनफ्लावर। तो ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल है, आपकी ऑयल सीड क्रॉप्स की एग्जांपल है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करूँ तो उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सारे के सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। फॉडर क्रॉप्स की मैं बात करूँ तो फॉडर क्रॉप्स जो होती हैं वो एनिमल के लिए, जिस तरह से हमारे पास फूड क्रॉप्स होती हैं जो हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए ग्रो करेंगे, लेकिन जो फॉडर क्रॉप्स होती हैं वो हम एनिमल्स को खिलाने के लिए, क्या, क्योंकि जब हम डेयरी फार्मिंग करते हैं, हम मिक्स फार्मिंग करते हैं, तो हमें ना एनिमल्स को भी कुछ ना कुछ खिलाना है, तो एनिमल्स के लिए हम फॉडर ग्रो करेंगे। ठीक है, फॉडर ग्रो करेंगे। और तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, आपकी फॉडर क्रॉप की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास फाइबर क्रॉप्स की एग्जांपल ले लूँ तो फाइबर क्रॉप्स वो वाली क्रॉप्स होती है जिनको हम उगाते हैं फाइबर हासिल करने के लिए। वो फाइबर हम यूज़ करते हैं क्लॉथ्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं आपकी बेटा, फाइबर क्रॉप्स की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये इसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और इसमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले करेक्ट और इनकरेक्ट को फाइंड कर अंडरलाइन कर दिया करो। ठीक है, अब यहाँ में हमें करेक्ट मालूम करना है, तो हमें पता है कि रैबी और खरीफ जो है वो अरबिक लैंग्वेज के वर्ड हैं, तो हमें पता है फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट ही होगी। सेकंड स्टेटमेंट जो है, खरीफ का मतलब है ऑटम, सॉरी रैबी का मतलब है स्प्रिंग, तो हमने अभी पढ़ा, तो स्टेटमेंट 2 भी आपकी करेक्ट होगी। तो कौन सी स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पे इसका सॉरी यहाँ पे गलती से हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट पूछा, सॉरी स्टेटमेंट 2 इसने इनकरेक्ट बोला, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है, तो दैट्स वाई ये वाली गलत होगी। ओनली 1 स्टेटमेंट इज द करेक्ट, हैंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है आपकी, ये तो ये आपको मैंने अभी बताया, अभी बार बार रिपीट करने से फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला कि राइस जो है वो किस तरह की क्रॉप है, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई रेनफॉल। हमें पता है कि खरीफ क्रॉप्स वो वाली क्रॉप्स होती हैं जिनको क्या चाहिए होता है कि जो ऑनसेट ऑफ मानसून पे सो की जाती हैं। तो जब ऑनसेट ऑफ मानसून पे सो की जाएंगी तो उसके बाद तो रेनफॉल अच्छी खासी होगी ना मानसून में, तो ऑब्वियसली इनको हैवी रेनफॉल चाहिए होगी। तो हमें पता है कि वो कौन सी क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन है इंडिया के अंदर, तो कौन सी स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करती है। तो मैंने आपको अभी बोला कि ये जो आपका डेटा है ये मोस्ट रिसेंट डेटा है, जो 2025 और 2024 का डेटा है। ठीक है, 2024 और 2025 का डेटा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सी स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन के एतबार से किस स्टेट में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारे पास कौन सी बेटा आपकी, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का इंडिया में।
ओके बेटा, यहाँ तक समझ आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले हम राइस के बारे में कुछ देख लेते हैं, राइस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर मैं राइस को बात करूँ तो ये स्टेबल फूड है इंडिया का। मोस्ट ऑफ द इंडियन जो पॉपुलेशन है वो राइस को कंज्यूम करती है। राइस फर्स्ट नंबर का स्टेबल फूड है। उसके बाद आता है वीट, वीट के बाद आती है मेज़। पहले नंबर पर जो इंडियंस हैं वो सबसे तक किसको कंज्यूम करते हैं, आपके राइस को। उसके बाद देन वीट, वीट के बाद आता है आपका मेज़ का नंबर। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है किसी कंट्री में, वो कौन सी कंट्री है आपकी, इंडिया है। लेकिन एक्सपोर्ट में इंडिया पहले नंबर पे है, समझ आई। प्रोडक्शन में इंडिया दूसरे नंबर पर है, मगर एक्सपोर्ट में इंडिया क्या है आपका, पहले नंबर पर है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर मैं राइस की बात करूँ तो राइस किस तरह की क्रॉप है और किस तरह के क्लाइमेट में अच्छे से थ्राइव करती है। तो हमें पता है कि खरीफ की क्रॉप है, तो ऑब्वियसली इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब 25 डिग्री से तो टेम्परेचर अबव ही चाहिए। ह्यूमिडिटी इसको हाई चाहिए, और रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। मैंने अभी आपको जब ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि 100 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है किसको, आपकी खरीफ की क्रॉप्स को, ठीक है। तो हमारे पास ये भी देख लो। और अगर हम इनको लो रेनफॉल एरियाज़ में ग्रो कर रहे हैं तो उस केसेस में ना हमें अच्छी खासी इरीगेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितना पानी राइस की कल्टीवेशन में चाहिए होगा तो हम उतना पानी जो है उनको प्रोवाइड कर सकें इरीगेशन की मदद से। अगर मैं रीजन ऑफ कंजप्शन की बात करूँ तो हमारे पास जो इंडिया है, इंडिया में सदर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ना ये क्रॉप बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। और इवन जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है ना, उनमें भी इसका जो कंजप्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं फार्मिंग सिस्टम की बात करूँ तो ये मिक्स फार्मिंग सिस्टम के लिए सूटेबल है, जिसमें हम क्रॉप्स को प्लस लाइफ स्टॉक को भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर, मतलब उसको भी हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं। जैसे हम राइस के फील्ड में ना, पैडी के फील्ड में हमने प्रांस को वहाँ पे प्रांस को पाल लिया, या हमने कुछ क्रस्टेशियंस को वहाँ पे क्या कर लिया, उनका पालन भी किया। तो ठीक है, तो हमने राइस को भी ग्रो किया, राइस के साथ साथ हमने कुछ वहाँ पे जैसे प्रांस होते हैं तो प्रांस भी हम क्योंकि इनकी भी इकोनॉमिक वैल्यू है, इनको भी मार्केट में सोल होते हैं और ये हमारे पास फूड की तरह यूज़ होते हैं, तो दैट्स वाई हम इनको उनके साथ भी मिक्स फार्मिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूँ तो जो अनपॉलिश्ड राइस होते हैं और पॉलिश्ड राइस, देखो अमीरों के चोचले, ठीक है। अनपॉलिश्ड राइस में ना जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी और कैल्शियम में ये रिच होता है अनपॉलिश्ड राइस, ठीक है। लेकिन जो पॉलिश्ड राइस है दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, बढ़िया चावल दिख रहा है, चमकता हुआ, लेकिन इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वाइल प्रोसेसिंग, वाइल पॉलिशिंग जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाते हैं। तो दैट्स वाई जो पॉलिश्ड राइस होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में क्या करते हैं, लैक करते हैं। दिखने में बढ़िया दिख रहे हैं, सुंदर है, ठीक है, मगर क्या है, न्यूट्रिशन में लो हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं किसके पर, इसकी टॉप प्रोडक्शन की बात करें स्टेट्स के 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट प्रोड्यूस कर रही है, आपकी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पे बाद में नंबर आता है आपका प्यारा यूपी, यूपी के बाद आता है हमारा पंजाब, ठीक है, 5 अब से बना हुआ पंजाब। नेक्स्ट चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करो और इनमें से किसको फाइंड आउट करो, करेक्ट को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या करनी है, फाइंड करनी है। वीट जो है वो रैबी क्रॉप है, अभी हमने देखा वीट रैबी क्रॉप है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। और प्लस रैबी क्रॉप है तो उसको कूल क्लाइमेट चाहिए और ड्राई क्लाइमेट चाहिए विद मॉडरेट रेनफॉल। ऑब्वियसली सर्दियों की क्रॉप है तो मॉडरेट रेनफॉल ही मिलेगा ना इसको। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 इज़ करेक्ट, 1 करेक्ट हो गया। तो हमें पता है 1 जब करेक्ट हो गया तो सी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं 2 को। तो अगर मैं 2 की बात करूँ तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि वीट इज़ मेनली ग्रोन एंड कंज्यूम इन सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। अभी हमने वीट के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, हमने राइस के बारे में देखा, सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में राइस ग्रो होता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगी बेटा, आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट की बात करूँ, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया जो है वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है वीट में चाइना के बाद। तो हमारे पास स्टेटमेंट जो 3 है वो आपकी क्या है, करेक्ट है। तो 1 एंड 3, 3 किसमें, 2 नहीं होना चाहिए, 2 इसमें था तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, 2 इसमें था ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो बचती कौन सी है, 1 एंड 3, 1 एंड 3 इज़ द आपका सही आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आपके किस पे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कुछ वीट के बारे में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए। वीट जो है स्टेपल फूड है, हमें पता, राइस पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका, वीट आता है, ठीक है। और न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूँ तो ये इसमें हमारे पास कैल्शियम, आयरन, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, इनमें क्या होता है, रिच होता है वीट आपका। अगर क्रॉप टाइप की बात करूँ तो हमें पता है ये रैबी क्रॉप है, इसको मॉडरेट कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, और आपकी ये विंटर की क्रॉप है, ओके। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट। तो अभी मैंने बताया कूल और ड्राई क्लाइमेट इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। रेनफॉल इसको मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है, इतनी हैवी रेनफॉल की इसको ज़रूरत नहीं है। टेम्परेट क्रॉप है, तो उसके बाद ये टेम्परेट रीजन में ना अच्छे से ग्रो करेगी, लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रो हो जाती है, लेकिन वहाँ पे यील्ड इसकी अच्छी खासी यील्ड नहीं देखने को मिलती है। ग्रो तो कर जाएगी बट यील्ड नहीं देखने को मिलेगी उतनी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मेजर कंजप्शन एरिया की बात करूँ तो आपका जो नदर्न इंडिया है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, मतलब आपका जो ये नदर्न इंडिया है, ठीक है,
नॉर्दर्न इंडिया और आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है, यहाँ पे आपका वीट की कंजप्शन जो होती है वो मतलब क्या होती है, लार्ज स्केल पे होती है। ओके, अब लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करूँ तो अपना प्यारा यूपी जो है वो क्या होता है कि पहले नंबर पर है वीट की प्रोडक्शन में। ओके, और बाकी जो स्टेट्स आपकी जो वीट को प्रोड्यूस करती हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, एमपी हो गया, पंजाब, एमपी सेकेंड नंबर पे है, पंजाब आपका थर्ड नंबर पे है। ठीक है, अगर मैं इंडिया की ग्लोबल पोजीशन बात करूँ, इंडिया वर्ल्ड में कौन से रैंक पे आता है, तो सेकेंड नंबर पे, जैसे हमने देखा ना राइस में इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन में, लेकिन एक्सपोर्ट में इंडिया पहले नंबर पर आता है। तो उसी तरीके से वीट में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका वीट का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में किसके बारे में पूछा गया, आपकी मेज़ के बारे में पूछा गया, और इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। तीनों स्टेटमेंट में से आपको क्या करना है, करेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, करेक्ट फाइंड करना है। तो मेज़ को हम क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई जेनेटिक पोटेंशियल। तो हमें ये पता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हो। ओके, इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं क्योंकि इसका जेनेटिक पोटेंशियल क्या होता है, वो हाई होता है। ठीक है, और इंडिया में जो मेज़ है वो सेकंड मोस्ट स्टेबल, नहीं भाई सेकंड कैसे हो सकती है, अभी मैं ऊपर पढ़ा रही हूँ आपको, वीट सेकंड नंबर पे है तो मेज़ कैसे सेकंड नंबर पे होगा, राइस 1 पे है, वीट सेकंड पे है और मेज़ क्या है आपका थर्ड नंबर पे है। तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट इनकरेक्ट होगी। जहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपकी दी गई है तो वो सारे गलत हो जाएंगे। तो ये सारे गलत हो गए तो कौन सा बचता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी बचता है। ठीक है, तो 7 का कौन सा आएगा, बी। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि मेज़ को हम रॉ मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल्स में, टेक्सटाइल्स में, पेपर में और फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में हम मेज़ का जो रॉ मटेरियल होता है उसको एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे कुछ दिया गया मेज़ में ना थर्ड मोस्ट, ये कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं, बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे कुछ मेज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। अगर मैं मेज़ को बोलूँ कि मेज़ को हम इंडियन कॉर्न बोलते हैं तो ये बात भी दुरुस्त है कि मेज़ को हम क्या बोलते हैं, इंडियन कॉर्न बोलते हैं। क्वीन ऑफ सीरियल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ना जेनेटिक पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है। जेनेटिक पोटेंशियल क्या होता है कि ऑप्टिमल कंडीशन में ना कोई प्लांट जो होता है वो कितनी मतलब वो कितनी मतलब जेनेटिक पोटेंशियल हाई मतलब क्या हो गया कि ऑप्टिमल कंडीशंस में प्लांट की एबिलिटी कि वो सुपीरियर ग्रेन को प्रोड्यूस करे और प्लस क्या करे, बायोमास को भी ज़्यादा बायोमास बनाए और अच्छी खासी क्वालिटी का क्या करे, ग्रेन प्रोड्यूस करे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल बोलते हैं। समझ आई बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके इंपॉर्टेंस इन इंडिया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इन इंडिया में आफ्टर राइस और वीट, तो ये वाली भी करेक्ट होगी। अगर इसके यूज़ की बात करें तो इसको ह्यूमन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एनिमल्स की मतलब ह्यूमन तो हम इसके जो भुट्टा होता है ना, इसकी जो कॉर्न होगा वो तो हमने खा लिया, जो इसके लीव्स बचे उनको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, लीव्स को हम एज अ फॉडर यूज़ करेंगे एनिमल्स के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या आता है कि इससे हम स्टार्च बनाने में, ऑयल बनाने में, प्रोटीन, अल्कोहलिक बेवरेजेस और हमारे पास स्वीटनर्स बनाने के लिए हम इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। अगर मैं उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, पेपर मेकिंग में, इनमें भी हम मेज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो लार्जेस्ट मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी है आपकी, कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो टोटल इंडिया की जो प्रोडक्शन है उसमें 15% अकेला जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका कौन देता है बेटा, कर्नाटका देता है। ठीक है, अब अदर मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की मैं बात करूँ तो उसमें हमारे पास एमपी आ गया, महाराष्ट्र आ गया, आंध्र प्रदेश, तो ये हमारे पास क्या है, मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अगर मैं इंडिया का रैंक बोलूँ ग्लोबली इंडिया कौन से रैंक पे आता है, तो हमें पता है कि जिस तरह से राइस की प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड पे आता था, वीट की प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड पे आता था, तो मेज़ की प्रोडक्शन में इंडिया किस नंबर पे आता है, 7 पे आता है। ओके, और 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में आपका मेज़ में इंडिया। अगर वर्ल्ड के मेजर मतलब प्रोड्यूसर की बात करूँ तो उसमें कौन आता है आपका, यूएसए आता है। लार्जेस्ट मेज़ प्रोड्यूसर ग्लोबली कौन करता है आपका, यूएसए करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, कुछ स्टेटमेंट दी गई, 4 स्टेटमेंट्स दी गई, इन स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपने इसको देखना है कि इसको एक बार पढ़ लो, कॉटन के बारे में यहाँ दिया गया है। इंडिया जो इकलौती कंट्री है, पहले स्टेटमेंट में कहता है कि इंडिया इकलौती कंट्री है जहाँ पे वीट की आपकी कॉटन की चारों स्पीशीज़ ग्रो होती हैं, तो ये हमें पता है करेक्ट है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गुजरात इज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। क्या आपकी गुजरात लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया? ऑब्वियसली गुजरात में तो आपकी ब्लैक सॉइल भर भर के पाई जाती है, तो ऑब्वियसली गुजरात क्या है आपकी कॉटन की लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपकी इंडिया की। अगर मैं बात करूँ किसकी, आपकी थर्ड स्टेट में, इंडिया कॉटन में रैंक 1 में आता है यील्ड में, नहीं बाबा, इंडिया यील्ड में वर्ल्ड में रैंक 1 पे नहीं आता।
उसके बाद चाइना की बात करूँ तो चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है बाय वॉल्यूम, तो हमें पता है कि ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम आंसर देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है, 1, 2 एंड 4। अब देख लेते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे उसकी रीजन दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन की कौन है इंडिया में, गुजरात ही है। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, इंडिया का जो यील्ड है ग्लोबली वो बहुत कम है। इंडिया 35 टू 39 रैंक के बीच में आता है किसकी, कॉटन की यील्ड में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया का ना जो एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। एरिया अंडर कल्टीवेशन जो वर्ल्ड का कॉटन का है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा है, मगर इस एरिया से ना जो यील्ड निकलती है वो बहुत कम है। ठीक है, तो दैट्स वाई इंडिया जो होता है वो, मतलब ऑल दो एरिया सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन कॉटन के अंडर जो वर्ल्ड का है वो इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता है उसमें, लेकिन जो उसमें से प्रोड्यूस निकल रही है, यील्ड निकल रही है, वो बड़ी कम निकल रही है। ठीक है, तो इंडिया 35 टू 39 रैंक के बीच में रहता है आपका। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ कॉटन के बारे में दिया गया। अभी हमने देखा कि कॉटन की 4 स्पीशीज़ जो है वो इकलौती इंडिया में पाई जाती हैं। गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम बारबेडेनीज, गॉसिपियम हिरस्टम। तो ये हमारे पास क्या है, कॉटन की कुछ स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ग्रो होती हैं, चारों की चारों इंडिया में ग्रो होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम एशियन कॉटन भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, बारबेडनीज को बोलेंगे इजिप्शियन कॉटन, ह्यूस्टन को बोलेंगे अमेरिकन अपलैंड कॉटन। ठीक है, ये 4 स्पीशीज जो इंडिया में ग्रो होती हैं वो 4 स्पीशीज यहाँ पे मेंशन किए हैं, आर्बोरियम, हार्बेशियम, बारबेडनीज और ह्यूस्टन। तो ये 4 स्पीशीज है। अगर मैं कॉटन की बात करूँ तो हमें पता है कि ये फाइबर क्रॉप है जिसका इस्तेमाल हम क्लॉथ्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल फीचर जो इसके हैं, तो इंडिया जो है ओनली कंट्री है जहाँ पे चारों की चारों स्पीशीज कॉटन की ग्रो होती है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स कॉटन का क्या रहता है, कॉटन को तो हमने इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, लेकिन कॉटन के जो सीड्स वगैरह हो गए उसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो कॉटन के सीड से ना हम क्या करते हैं कि उसका जो, उससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस ऑयल को हम हाइड्रोजनाइज करेंगे, हाइड्रोजनाइज करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, वनस्पति में कन्वर्ट करेंगे, वनस्पति घी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, मेकिंग इट एडिबल, खाने के लायक बनाएंगे। ठीक है, ये वाला इसका हो गया ऑयल का, वनस्पति इंडस्ट्री का। और फॉडर फॉर द मिल्क एनिमल, जितने भी दूध देने वाले जानवर होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, इसके बाई प्रोडक्ट्स को खिलाएंगे, आपकी जो कॉटन के बाई प्रोडक्ट्स होंगे। लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हमने अभी देखा गुजरात है। गुजरात का कौन सा एरिया, सौराष्ट्र का रीजन। सौराष्ट्र का रीजन कौन सा हो गया, अगर मैं यहाँ पे गुजरात को बनाती हूँ तो ये गुजरात आ गया। ठीक है, आपका जो गुजरात का ये वाला पार्ट आ गया ना, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र का रीजन, सौराष्ट्र रीजन। सौराष्ट्र रीजन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा, आपका काठियावाड़ रीजन। कौन सा बोलते हैं, काठियावाड़ रीजन। और ये यहाँ पे ना इसके यहाँ पे कौन सा सी लगता है आपका, अरेबियन सी लगता है, बॉर्डर करता है अरेबियन सी को बॉर्डर करता है। ओके, अगर मैं अदर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बोलूँ तो आपकी महाराष्ट्र का विदर्भा का रीजन, तेलंगाना, राजस्थान, इन एरिया में भी आपका कॉटन प्रोड्यूस होता है। अगर मैं ग्लोबल रैंक की बात करूँ तो यहाँ पे यहाँ पे इसको ये नहीं, ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया का रैंक मतलब वर्ल्ड में क्या है, इंडिया जो है कॉटन में फर्स्ट नंबर पे आता है कि इसमें एरिया अंडर कल्टीवेशन, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा, मगर प्रोड्यूस जो उसमें से यील्ड निकल रही है वो बड़ी क्या है, कम है। ठीक है, अगर वर्ल्ड के टॉप कॉटन प्रोड्यूसर की बात करूँ तो वो कौन सा है, चाइना। ठीक है, चाइना जो है वर्ल्ड का टॉप कॉटन प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जूट इन इंडिया। जूट को लेकर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं, और इन स्टेटमेंट में से आपको क्या फाइंड करना है बेटा, आपका करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि जूट जो है इंडिया की सेकंड मोस्ट फाइबर क्रॉप है आफ्टर कॉटन। तो ये पता है हमें करेक्ट है, क्योंकि कॉटन हमारे पास पहले नंबर पे, फाइबर क्रॉप में पहले नंबर पे कॉटन आती है, दूसरे नंबर पे आती है आपकी बेटा जूट आती है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, आपकी करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जूट जो है वो फरवरी और हार्वेस्ट करता है अक्टूबर में। तो हमें पता है कि ये हमने पढ़ा था ना जूट के बारे में, तो इसको कब हम हार्वेस्ट करते हैं, अक्टूबर के मंथ में इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो दैट्स वाई हमारे पास जो जूट आती है वो कौन सी क्रॉप की कैटेगरी में आती है, आपकी खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास किसके, ऑप्शन नंबर थर्ड पे। तो इसमें क्या बोला कि इंडिया लार्जेस्ट सेकंड प्रोड्यूसर है जूट का इन द वर्ल्ड, और नहीं बाबा, इंडिया सेकंड नहीं है, इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, जहाँ जहाँ थर्ड आएगा वो गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ठीक है, अब चलते हैं 4 पे। यहाँ पे एलुवियल सॉइल्स होती हैं मोस्ट सूटेबल होती हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। जिस तरह से कॉटन के लिए हमारे पास ब्लैक सॉइल यानी रिगुर सॉइल जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसकी कल्टीवेशन के लिए, उसी तरीके से आपकी जूट की कल्टीवेशन के लिए आपकी जो है एलुवियल सॉइल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है, ये देखो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी ना, क्यों इनकरेक्ट थी, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, ना कि बांग्लादेश। बांग्लादेश तो हिंदुस्तान के बाद आता है। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई। अब देखो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर द कुछ की पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो आपकी
जूट के बारे में। जूट फाइबर क्रॉप है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है आफ्टर कॉटन इंडिया में, और इसका इस्तेमाल गनी बैग्स में, रोप्स में, कारपेट्स में, रग्स में, तारपुलिन्स क्या होते हैं, वो जो तंबू होते हैं ना, जैसे ठीक है, ये जो अपने छतों को ढकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तारपुलिन बोलते हैं। और गनी बैग्स हो गए, रोप्स हो गए, जैसे जिसमें हम आपकी बोरियाँ होती हैं जिसमें हम चावल लाते हैं स्टोर से या आटा लाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ये भी किससे बनती हैं, आपकी जूट से बनती हैं। कारपेट्स भी बनती हैं, रग्स भी बनते हैं, तो जूट का डिफरेंट इस्तेमाल है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स की बात करूँ तो जूट की एक तो ये क्या है कि चीप पड़ जाता है, और प्लस ये इसकी सॉफ्टनेस मतलब काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी मजबूत होती है। जितना ये गीला होता जाएगा उतनी इसकी स्ट्रेंथ क्या करेगा, स्ट्रेंथ पकड़ता जाएगा। उसके बाद करंट ट्रेंड की बात करूँ तो जूट की जो डिमांड है ना वो डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि जो इसके सिंथेटिक अल्टरनेटिव्स आ गए ना उसकी वजह से जूट की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर मैं सोइंग और हार्वेस्टिंग की बात करूँ तो इसको कहाँ पे, फरवरी में इसको सो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है इसको अक्टूबर के मंथ में। तो 8 से 10 महीने लगते हैं क्रॉप को कंप्लीट तैयार होने में। ठीक है बेटा। अगर मैं सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो ये एलुवियल सॉइल यानी लाइट सैंडी या क्ले सॉइल में अच्छे से क्या करेगा, थ्राइव कर पाएगा। सॉइल फर्टिलिटी की बात करूँ तो जूट जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को रैपिडली एग्जॉस्ट करता है, मतलब बड़ी जल्दी, मतलब जूट जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, तो ये ऐसी फसलें ना जो सॉइल की फर्टिलिटी को बड़ी जल्दी मतलब क्या कर लेती हैं, सॉइल को इनफर्टाइल बना देती हैं। अगर काफ़ी मतलब कि काफ़ी लंबे 8 से 10 महीने के लिए ग्रो कर रही हैं, तो ऑब्वियसली इतने महीनों तक इसको सॉइल से फर्टिलिटी कंटिन्यू ले रहा होगा, तो ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, कम हो जाए, क्योंकि एक ही क्रॉप ग्रो कर रही है, तो एक ही क्रॉप काफ़ी लंबे समय के लिए जब ग्रो कर रही होगी तो वो सॉइल की मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को ले लेगी। ठीक है, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि जिन एरियाज़ में ये हम आप क्या ग्रो करते हैं ना किसको, जूट को, जैसे आपका असम का रीजन आ गया, वेस्ट बंगाल का रीजन आ गया, तो ये वाला, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा का रीजन है। अगर जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होगी, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी एग्जॉस्ट होगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, लेकिन ये रिप्लेनिश भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो गंगा ब्रह्मपुत्रा की रिवर्स होती है ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स हैं, जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो यहाँ डेल्टा बनता है, तो वो क्या करते हैं कि जब ये रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं और वापस से सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार कर देती हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अगर मैं वर्ल्ड की रैंकिंग की बात करूँ तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का वर्ल्ड में, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, आपका बांग्लादेश। ठीक है बेटा। और जूट की प्रोडक्शन अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जूट कहाँ प्रोड्यूस होता है इंडिया में, आपकी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल 80% जो इंडिया का जूट प्रोड्यूसर है उसमें अकेला 80% कंट्रीब्यूशन किसका, आपका वेस्ट बंगाल का है। फेवरेबल कंडीशंस कौन, जो आपकी फॉर कल्टीवेशन क्या होगी, आपके गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा हो गया की सॉइल होगी। उसके बाद वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस जो होती हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर मिल जाता है रेटिंग के प्रोसेस के लिए। जब हम उसमें से फाइबर निकाल रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, जब उसको काफ़ी टाइम के लिए भिगो के रखते हैं, मतलब उस पानी में उसको भिगो के रखेंगे, उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, हम फाइबर को निकालेंगे। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास कौन से हैं, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद हो गया, नादिया हो गया, हुगली। ऑल दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर मेजरली प्रोड्यूस जूट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, और अकेला जूट में 80% कंट्रीब्यूशन किसका, आपका वेस्ट बंगाल का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि शुगर कैन बिलोंग्स टू विच फैमिली, विच प्लांट फैमिली। शुगर कैन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो कौन सी आपकी बैम्बू फैमिली, बैम्बू फैमिली से बिलोंग करता है आपका शुगर कैन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बोल ऑफ इंडिया ड्यू टू इस लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोडक्शन। कौन सी स्टेट में, कौन सी स्टेट को हम शुगर बोल ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो कौन सी आपकी, प्यारा यूपी है। यूपी को हम क्या बोलते हैं, शुगर बोल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं कि हाँ, बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके शुगर कैन को लेकर के हैं। लार्जेस्ट प्रोडक्शन वैल्यू जो है, जितनी भी कमर्शियल क्रॉप्स है ना, उन सब में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू जिसकी है, जिससे सबसे ज़्यादा पैसा आता है, तो वो कौन सी है आपकी, शुगर केन है। जोग्राफिकल प्रेफरेंस की बात करूँ तो ये ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन में रहेंगी जहाँ पे इनको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है, वहीं पे ये आराम से ग्रो कर जाएगी। ओरिजिन एंड फैमिली की बात करूँ तो ये इंडिजिनस टू इंडिया, मतलब ये वो क्रॉप है जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई। उसके बाद ये बिलोंग्स टू कौन सी, बैम्बू फैमिली से, बैम्बू फैमिली से, ग्रास फैमिली से, यानी पोएसी फैमिली से या ग्रामीनेडी फैमिली से बिलोंग करती है। अगर मैं मेन प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, जिसमें हमारे पास यूज़ टू मेक शुगर हो गया, गुड़ हो गया, खांड होगी, तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल होता है, शुगर केन का इस्तेमाल होता है। अगर यूटिलाइजेशन पैटर्न की बात करूँ तो 2/3 जो प्रोडक्शन होती है आपकी शुगर केन की, वो सिर्फ गुड़ और खांड बनाने में खर्च हो जाती है। बाकी जो रेस्ट बचता है वो आपका शुगर इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, और इसका जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम बायोफ्यूल्स के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दिया भी है मोलेसिस बनाने के लिए, बगास बनाने के लिए, और प्रेस मड बनाने के लिए भी। इसके जो सॉरी इसके जो क्या है, सॉरी इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो मोलेसिस, बगास और प्रेस मड इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। और इसकी जो मोलेसिस जो बाई प्रोडक्ट है उसका हम यूज़ करते हैं इथेनॉल में प्रोडक्शन के लिए, और पेट्रोलियम के सब्सिट्यूट में बायोफ्यूल में भी इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बायोफ्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
अगर मैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया बात करूँ शुगर केन का, वो कौन है? यूपी है, और यूपी को ही हम शुगर बोल ऑफ इंडिया बोलते हैं। अकेला 40% जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है आपकी, जो किसकी? शुगर केन की। अगर 100% शुगर केन की प्रोडक्शन है इंडिया में, तो उसमें 40% अकेला कौन कंट्रीब्यूट करे? आपका यूपी। देखा यूपी के कंधों पे कितना भार है। ओके, अगर मैं अदर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स की बात करूँ तो महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये भी मेजर प्रोड्यूसिंग यूपी के बाद आती है ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। ग्लोबली बात करूँ तो ब्राज़ील नंबर 1 पे आता है। अकेला अगर दुनिया की 100% किसकी? शुगर केन की प्रोडक्शन है, उस 100% में 35 to 30% प्रोडक्शन जो है अकेला एक देश, कौन सा? ब्राज़ील कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया का रैंक बात करूँ तो ब्राज़ील के बाद कौन से दूसरे नंबर पे आता है? अपना प्यारा भारत आता है, इंडिया आता है, ठीक है। अगर यूपी की बात करूँ तो यूपी आपका फर्स्ट आता है इंडिया में। अंडर कल्टीवेशन में मतलब कितना एरिया अंडर कल्टीवेटेड है, उस एरिया से कितनी प्रोडक्शन हो रही है, मतलब दोनों कैटेगरी में आपका यूपी ही फर्स्ट नंबर पर आता है। ओके बेटा, चलते हैं आपका नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टोबैको इन इंडिया। टोबैको के बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं, आपने इनमें से क्या करना है? करेक्ट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे कितनी दी है? चार स्टेटमेंट दी हैं, इनमें से आपने करेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे 1 जो है, टोबैको को हमें पता है पोर्चुगीज़ लेकर के आए थे, तो स्टेटमेंट 1 क्या होगी आपकी? करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगी तो आपका सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास इसने क्या बोला कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टोबैको इन द वर्ल्ड। नहीं, ये बात गलत है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, जिसमें 2 स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो 2 स्टेटमेंट इसमें भी है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आपका बचता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, ठीक है। आप थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। टोबैको जो है ड्रॉ टॉलरेंट क्रॉप है, हमें पता है कि ये ड्रॉ टॉलरेंट क्रॉप है, और ये ना ऐसे एरिया में अच्छे से ग्रो कर जाएगी जहाँ पे रेनफॉल कम होगी या पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और प्लस ऐसी सॉइल में भी ग्रो कर जाएगा जहाँ पे दूसरी क्रॉप्स को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी सॉइल में भी आपका टोबैको ग्रो कर जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है कि गुजरात जो है टोबैको में ना लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका इंडिया से, ठीक है। इंडिया में जो गुजरात स्टेट है वो सबसे ज़्यादा टोबैको प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 पोर्चुगीज़ लेकर आए थे इसको, 1508 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है, फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट इनकरेक्ट ने, क्योंकि यहाँ पे इंडिया बोला था कि स्टेटमेंट 2 में बोला था कि इंडिया जो है वो क्या है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बल्कि इंडिया नहीं है, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे कौन आता है आपका? चाइना आता है। और स्टेटमेंट 3 जो है करेक्ट क्यों है कि ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, मतलब और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। प्लस हमारे पास 4 करेक्ट क्यों है कि गुजरात जो है लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपकी इंडिया की। अगर टोबैको को लेकर के कुछ एग्जाम पॉइंट यहाँ पे एग्जाम्स के रिस्पेक्ट से कुछ पॉइंट दिए गए, उनको आप देख लो। पोर्चुगीज़ के बारे में दिया गया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1508 में। इसके यूजेस क्या है? स्मोकिंग प्रोडक्ट, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, इसका इनको बनाने के लिए। इंसेक्टिसाइड्स में भी हम टोबैको का यूज़ करेंगे, और प्लस ये हाई इकोनॉमिक रिटर्न भी देता है, ठीक है। मतलब इसका ना, इसकी प्रोडक्शन से ना हमें मतलब जो क्या होता है कि अच्छी खासी मात्रा में मनी अर्न हो जाता है, तो हाई इकोनॉमिक रिटर्न भी देता है। क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो ये ड्रॉट टॉलरेंट है, हार्डी क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, और ऐसी सॉइल में ग्रो कर जाएगी जहाँ पे दूसरी क्रॉप को ग्रो करना क्या हो जाएगा? मुश्किल होगा। अगर मैं एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात करूँ तो 0.45 मिलियन हेक्टर जो है नेट, मतलब क्या है, इंडिया का इतना एरिया जो है वहाँ पे कल्टीवेशन होती है, और इतने एरिया से प्रोडक्शन कितनी हो रही है? 750 मिलियन केजी ऑफ टोबैको लीफ एनुअली हम वहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये डेटा आपके लिए काम का नहीं है, ओके। आप सिर्फ अपने से पढ़ लेना है, इसको देख लेना है। अगर मैं ये वाला इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल रैंक की बात करूँ तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है टोबैको की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में। चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है, और चाइना कंज्यूमर भी है इसका लार्जेस्ट। अगर अदर मेजर प्रोड्यूसर बोलूँ तो ब्राज़ील हो गया, तो ब्राज़ील भी यहाँ पे, उसमें भी क्या होता है कि ये प्रोड्यूस होता है। अगर मैं आपके पास क्या है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बात करूँ तो ये कंट्रीब्यूट करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी करेगी, क्योंकि देखो लीव्स को तोड़ना मतलब काफ़ी लेबर का इस्तेमाल होता है। और इकोनॉमिक प्रोड्यूसिंग मतलब उन स्टेट्स में जहाँ पे टोबैको को ग्रो किया जाएगा वहाँ पे उनकी इकोनॉमी में भी को भी अपलिफ्ट करती है, प्लस वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करती है। लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया के हमारे पास कौन सी हैं? पहले नंबर पे कौन सी है बेटा? आपकी गुजरात है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने किसके बारे में देखा था? टोबैको के बारे में देखा था। अगर मैं टोबैको के बारे में ना कुछ आपको एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ बताऊँ तो जैसे कुछ यहाँ पे टाइप्स ऑफ टोबैको जो हम इंडिया में ग्रो करते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लू क्योर्ड टोबैको हो गया, जिसको फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको, जिसको हम FCV भी बोलते हैं, वर्जीनिया VIRGINA वर्जीनिया, ठीक है, वर्जीना। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? बीडी टोबैको। इसमें हम बीडी टोबैको की टाइप भी हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या हो गया? चुइंग टोबैको में भी हमारे पास, जिसमें हमारे पास गंधक आ गया, बहार आ गया, आपका वैशाली आ गया,
किलो 20 आ गया आपका, किलो 49 आ गया। तो ये कुछ हमारे पास च्यूइंग टोबैको की वैरायटीज़ हैं, सब वैरायटीज़ हैं जिनको हम इंडिया में ग्रो करते हैं। उसके बाद आपका हुक्का एंड रस्टिका टोबैको हो गया। तो ऑल दीज टाइप टोबैको की टाइप्स जो है जो हम इंडिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। और गुजरात का रीजन, आंध्र प्रदेश का, यूपी का, कर्नाटका का, वेस्ट बंगाल का, तेलंगाना का, तो यहाँ पे जो आपका टोबैको है वो यहाँ पे ग्रो होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, ये इसमें हमारे पास किसके बारे में है, आपके मिलेट्स के बारे में है, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या मालूम करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, स्टेटमेंट को वन बाई वन करके पढ़ेंगे। मिलेट के बारे में दिया गया, तो स्टेटमेंट 1 जो है इसमें इसने पूछा कि जो मिलेट है वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं। उसके बाद ड्रॉट टॉलरेंट हैं सीरियल्स जो आपके लेस फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो होते हैं। हमें पता है कि मिलेट्स जो है वो ड्रॉट टॉलरेंट तो है ही, और प्लस लेस फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, स्टेटमेंट नंबर 2 पे। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में बोल रहा है कि राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो ऑब्वियसली लेस फर्टाइल सॉइल है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट टॉलरेंट है, तो हमें पता है कि राजस्थान में इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारे पास राजस्थान भी करेक्ट हो गया। थर्ड को एक बार देख लेते हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन मिलेट प्रोडक्शन आफ्टर नाइजर। नाइजर के बाद इंडिया जो है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नहीं बाबा, इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। जिसमें आपका थर्ड स्टेटमेंट होगी वो सारे के ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे। तो ये गलत हो गया। हमारे पास कौन सा बचता है, आपका ऑप्शन नंबर 1, सो ए इज़ द करेक्ट। अब 4 को देख लेते हैं। 4 में इसने क्या बोला कि मिलेट्स जो हैं वो आपकी हाईली न्यूट्रिशियस, नॉन ग्लूटिनस और नॉन एसिड फॉर्मिंग क्रॉप्स हैं, ठीक है। एक बार मिलेट के बारे में कुछ देख लेते हैं। अगर मैं मिलेट की बात करूँ तो मिलेट को हम न्यूट्री डेंस क्रॉप्स भी बोलते हैं, या इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्री सीरियल भी बोलेंगे। न्यूट्री सीरियल्स मतलब इनमें बहुत भर भर के क्या होगा, काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में, भरपूर मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे। 2023 को ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया था। क्यों किया गया था 2023 को इंटरनेशनल ईयर उसको घोषित किया क्या, ताकि ना हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके लोगों के दरमियान मिलेट को की इम्पोर्टेंस, किसके रिस्पेक्ट में, हेल्थ को लेकर के मिलेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और आपके न्यूट्रिशन बेनिफिट्स क्या हैं आपके मिलेट्स के। तो उसकी अवेयरनेस के लिए हमने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। और अगर मैं मिलेट्स की ना कुछ इसकी खूबियों की बात करूँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, तो सबसे पहले इसकी खूबी क्या है कि ये न्यूट्रिएंट रिच आपकी क्या है, सीरियल्स हैं। तो न्यूट्रिएंट में हमारे पास इसमें भरपूर मात्रा में आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, आपको फाइबर भी अच्छा खासा मिलेगा, उसके बाद प्रोटीन्स भी भरपूर मात्रा में मिलेगी, और प्लस ये हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, न्यूट्रिएंट रिच होगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा इसका बात करूँ तो ग्लूटेन फ्री। यहाँ पे लिखा है ना कि नॉन ग्लूटिनस है, मतलब ये क्या है, ग्लूटेन फ्री है। कुछ लोगों को ना ग्लूटेन से एलर्जी होती है, ठीक है। वो जैसे भी ग्लूटेन वाले फूड को खाएंगे तो उनको ब्लोटिंग देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है वो उनके पास अल्टरनेटिव क्या है, आपका मिलेट्स उनके पास एक अच्छा खासा क्या है, अल्टरनेटिव है, ग्लूटेन फ्री अल्टरनेटिव है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप है। क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप है मतलब इसमें क्या हो गया कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, मतलब अगर कहीं पे ड्रॉट है, सूखा पड़ रहा है, पानी मौजूद नहीं है, ये बहुत कम क्वांटिटी में पानी मौजूद है, तो वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाएगा। और प्लस ना ये ऐसी सॉइल में, जो सॉइल पूर होगी, जहाँ पे फर्टिलाइजर्स बड़े कम होंगे, मतलब फर्टाइल नहीं होगी, और वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाएगी। उसके बाद इसमें इसको इतनी, ये क्रॉप इतनी मेंटेनेंस नहीं मांगती है, मतलब आपको इसमें कोई इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ इसको इतनी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लो मेंटेनेंस क्रॉप आती है। इसका मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलूँ तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी क्या है, लो है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या हो गया, मतलब अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आपने कुछ खाया, तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। जितना जल्दी खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा उतना जल्दी हमारा शुगर का स्पाइक ऊपर जाएगा, शुगर इंक्रीज़ करेगी। तो क्या होगा कि जो आपके क्या है मिलेट्स है ना, वो बॉडी में जाके आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ करते हैं। तो दैट्स वाई इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है बेटा, आपका लो है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपकी 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है। राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपकी इंडिया की। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर है आपका, ना कि सेकंड। स्टेटमेंट 4 जो है वो आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 में यहाँ हाईली न्यूट्रिशियस है, नॉन ग्लूटिनस है, नॉन एसिडिक फॉर्मिंग है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट होगी। अब यहाँ पे कुछ मिलेट्स के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, 3 से 4 महीनों के बीच में ये
में फसल ग्रो हो जाती है। स्मॉल ग्रेन मतलब स्मॉल सीडेड क्या है आपके मिलेट्स के हैं, स्मॉल सीडेड क्या है, सीरियल्स है, स्मॉल सीडेड सीरियल्स हैं। और ये ग्रास फैमिली से यानी पोएसी फैमिली से, ग्रामिनीडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, ड्रॉट टॉलरेंट है, सॉइल रिक्वायरमेंट इनको इतनी ज़्यादा कोई फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस क्या है कि ड्राई लैंड में भी इसको ग्रो कर सकते हो। और मिनिमल या नो परचेज मतलब कोई भी आपको इनपुट डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई फर्टिलाइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई सॉइल को इतना मतलब कोई ज़्यादा उस पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको आराम से वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, फाइबर में ये हाई होती है, मल्टीपल न्यूट्रिशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करूँ तो जो ये ना क्रूशियल फूड सोर्स है, जो लोग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस पॉपुलेशन है उनके लिए क्या है, ये क्रूशियल फूड का सोर्स है। लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे पास कौन सी है, राजस्थान है। राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा क्या ग्रो किया जाता है, आपका बाजरा यानी पर्ल मिलेट। और अदर मेजर प्रोड्यूसर है मिलेट की कौन कौन से, आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, गुजरात, हरियाणा। तो ऑल दी स्टेट्स आर द मेजर प्रोड्यूसिंग मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ओके, ग्लोबल रैंक की बात करूँ तो हिंदुस्तान हम आपका पहले नंबर पर आता है, उसके बाद आपका नाइजर, देन चाइना, देन हमारे पास ये कुछ कंट्रीज हैं जो क्या है मेजर प्रोड्यूसर हैं किसके, आपके मिलेट के। चीज़ और देख लेते हैं। अब बहुत बार ना हम इनके नाम को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हमें लोकल नेम पता होते हैं लेकिन उनके इंग्लिश के नाम नहीं पता होते, या इंग्लिश के नेम पता होंगे तो लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो मतलब हिंदी में क्या कहेंगे उनको ये नहीं पता होगा। तो हम इनको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास बर्न यार्ड मिलेट, बर्न यार्ड मिलेट, बर्न यार्ड मिलेट को क्या बोलेंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास लिटिल मिलेट, तीसरा हमारे पास क्या हो गया, कोडू मिलेट। उसके बाद चौथा हमारे पास फिंगर मिलेट, देन फॉक्सटेल मिलेट, और आपका ज्वार मिलेट, और आपका पर्ल मिलेट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। बर्न यार्ड मिलेट को हम क्या बोलेंगे, सांडवा बोलेंगे हिंदी में। लिटिल मिलेट को हम क्या बोलेंगे, कुटकी बोलेंगे। कोडू मिलेट को हम क्या बोलेंगे, कोडरा बोलेंगे। ठीक है, कोडरा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट को हम क्या बोलते हैं आपका बेटा, रागी बोलते हैं। फॉक्सटेल मिलेट को हम क्या बोलते हैं, कंगनी बोलते हैं। ज्वार को हम क्या बोलते हैं, सोरगम बोलते हैं। उसके बाद पर्ल मिलेट को हम क्या बोलेंगे, आपका बाजरा बोलेंगे। तो ये कुछ मिलेट थे और उनके आपके हिंदी के नाम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर आपके 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, इसमें हमें कुछ पल्सेस के बारे में दिया गया और करेक्ट हमें फाइंड करना है। ओके, दो स्टेटमेंट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कहता है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, इंपोर्टेड है पल्सेस का। अरे भाई, इतने लंगर चल रहे हैं हिंदुस्तान में तो ऑब्वियसली कंज्यूम तो कर ही रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, भर भर के प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इतना कंज्यूम कर रहे हैं कि इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। समझ आई है। ओके, महाराष्ट्र जो है वो लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की। नहीं बाबा, महाराष्ट्र नहीं है, वो आपकी कौन सी है, मध्य प्रदेश है, एमपी है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इसकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 की आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 ही करेक्ट है। इंडिया जो है लीड प्रोड्यूस करता है, लीड है किसमें, प्रोडक्शन में भी, कंजप्शन में भी, और इम्पोर्ट में। समझ आइए। मध्य प्रदेश, मैंने कहा यहाँ पे इसने दिया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं है आपका बेटा, एमपी है। ओके, नॉट महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं किसकी, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं वो कौन कौन से। आपके जो पल्सीज हैं वो क्या हैं, एडिबल सीड्स हैं ऑफ लेग्यूम फैमिली। लेग्यूम फैमिली के जो प्लांट्स हैं जो पॉड्स में ग्रो करते हैं, मतलब जिनमें फलियाँ बनती हैं। ठीक है, फलियाँ बनती हैं ना, जैसे फलियों में आप ग्रैम्स को ले लो, ये भी एक पॉड में ग्रो होगा। आपकी जितने भी ये सीड्स हैं ना, पल्सीज हैं, वो पॉड्स में होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये एडिबल सीड्स हैं लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स के। ठीक, पल्सेस। उसके बाद अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो जो हमारे पास क्या है, FAO है, उसने 11 पल्सेस को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अब FAO की बात करूँ तो हमारे पास FAO क्या है, आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी UN की एक एजेंसी है जो एस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। इसका एम क्या है, ये किस चीज़ को लेकर के एफर्ट करती है, इसका एम क्या है कि वर्ल्ड में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, हंगर को मतलब हंगर को क्या करना, इरेडिकेट करना, और माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करना, और गवर्नमेंट को एडवाइसेस करना ताकि वो क्या करें, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ लेकर के आएँ और डिफरेंट तरह के लॉज बनाएं या कुछ स्कीम्स दे करके आएँ, और ताकि वहाँ पे क्या हो सके कि जो न्यूट्रिशनल स्कैर्सिटी है, जो फूड की स्कार्सिटी है, उसको मीट किया जा सके, न्यूट्रिशन की जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कुछ FAO के बारे में है। अब हम न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो प्रोटीन भर भर की होती है आपकी पल्सेस में। प्रोटीन का कंटेंट 20 से 25% जो बाई वेट हमारे पास दालों में क्या होता है, आपका प्रोटीन ही होता है। और वीट से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन आपकी पल्सेस में पाई जाती है, और चावलों से 3 गुना प्रोटीन ज़्यादा दालों में पाई जाती है।
पल्सीज में अगर सॉइल और क्लाइमेट की बात करूँ तो नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब जो ये पल्सीज होती हैं, क्योंकि हमें पता है ये लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और लेग्यूम फैमिली की खूबी क्या है कि इनके रूट्स में आपका राइजोबियम, मतलब जो क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं इनके रूट नोड्यूल्स में। वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर दिया, और कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर मैं ग्लोबल पोजीशन की बात करूँ तो हमने ये पढ़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर इंपोर्टर कौन सा है, पल्सिस का इंडिया ही है। अगर लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट बात करूँ तो वो कौन सी है, आपकी एमपी है। टोटल 20 जितनी अगर 100% दालें प्रोड्यूस हो रही हैं उनका अकेला 25% कौन उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपका एमपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अदर जो स्टेट्स हमारे पास कौन सी है, महाराष्ट्र होगी, राजस्थान, यूपी और कर्नाटका। और जो की पल्सेस यहाँ पे ग्रो होती हैं, ग्राम हो गया, चिकपी जिसको हम चिकपी बोलेंगे, तूर दाल यानी अरहर की, पिजन पी, उड़द दाल, मूंग दाल, लेंटिल्स, ये तो ये कुछ क्या है की पल्सेस हैं जो इंडिया में ग्रो होती हैं। अगर मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग जो रीजन है वो आपका मालवा का, प्लेटी और एमपी का, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, बना लेती हूँ यहाँ पे इंडिया को, ठीक है। ये हमारा प्यारा क्या हो गया, भारत, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मतलब आपका नहीं हम सबका इंडिया हो गया, ठीक है। ये इंडिया को मैं यहाँ बना रही हूँ, तो वैसे ऐसा है नहीं है, बहुत सुंदर है, बट ऐसे मान के चलो, सॉरी यार किसी को बुरा लग जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये जो एरिया ना एमपी का, यहाँ पे तो ये आता है आपके मालवा का रीजन। ये कौन सा आता है, मालवा का प्लेट्यू। यहाँ पे आता है बेटा आपका कौन सा आता है, मालवा के ऊपर यहाँ पे कौन सा आता है, बुंदेलखंड का प्लेट्यू। उसके बाद यहाँ पे आता है बागेलखंड का प्लेट्यू, और यहाँ पे आता है छोटा नागपुर का प्लेट्यू। यहाँ पे आता है बेटा आपका कहीं शिलोंग का प्लेट्यू। यहाँ पे आपका आता है डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे आता है आपका कर्नाटका प्लेट्यू। यहाँ पे आता है तेलंगाना प्लेट्यू, और यहाँ पे आता है आपका दंड हरियाणा प्लेट्यू, ठीक है। तो जो आपका पल्सिस है ना वो आपके मालवा के प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के भी कुछ पार्ट्स में भी क्या करता है कि ये वहाँ पे भी ग्रो करता है। हमने देखा ना महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान, यूपी, कर्नाटका, तो ये इन प्लेट्यूज़ में भी, इस एरिया में क्या करेंगे, आपको पल्सेस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब ये मालवा का प्लेट्यू या जो आपका ये वाला रीजन है वेस्टर्न मध्य प्रदेश का जो रीजन है, ये मालवा का प्लेट्यू या डेक्कन का प्लेट्यू, ये क्यों उसके लिए पल्सेस के लिए अच्छा माना जाता है, क्यों वहाँ पे पल्सेस की प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये ना जो है काफ़ी फर्टाइल एरिया है, काफ़ी फर्टाइल और फर्टाइल एरिया है, और मॉइस्चर रिटेंशन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जो आयरन में और लाइम में रिच होती है, प्लस यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी, और प्लस यहाँ की जो कंसिस्टेंट रेनफॉल जहाँ यहाँ होती है तो उसकी वजह से यहाँ पे पल्सेस अच्छे से ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे सॉइल है वो कौन सी आपकी वॉल्केनिक सॉइल है जो न्यूट्रिएंट रिच है, और तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसकी, आपकी पल्सेस की प्रोडक्शन इन एरिया में, ठीक है, ताकि ज़्यादा होती है जो इसी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने पूछा कि विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर इन इंडिया। कॉफ़ी प्रोड्यूसर कौन सी है, केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आपकी आंध्र प्रदेश है, तो वो कौन सी है बेटा। 15 का आंसर मार्क करो, 15 का आंसर मार्क किया आपने, डायरेक्ट चलते हैं हम अपने आंसर पे। वो कौन सी है आपकी, कर्नाटका, ठीक है, नाटक मत कर, मतलब कर्नाटका, ओके। तो कौन सी है आपकी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कॉफ़ी प्रोड्यूसर में सबसे जो है कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है, तो वो कौन सी है आपकी, ब्राज़ील, मतलब आपका ब्राज़ील हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं यहाँ पे कुछ कॉफ़ी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है, कर्नाटका, जो 70 से 71% टोटल जो कॉफ़ी की प्रोडक्शन हो रही है इंडिया की उसमें अकेला इतना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर टॉप कॉफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँ जहाँ पे कॉफ़ी प्रोड्यूस हो रही है तो वो कोडागू डिस्ट्रिक्ट, जिसको कुर्ग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे होती है, चिकमगलूर और हसन डिस्ट्रिक्ट, ये हमारे पास टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके कर्नाटका के। जो यहाँ पे वैराइटीज़ ग्रो होती हैं, अरेबिका एंड रोबस्टा यहाँ पे ग्रो होती है, और कोडागू जो कंट्रीब्यूशन है वो 33% इंडिया की टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन में अकेला ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। स्पेशल फीचर्स क्या हैं कि ये शेड ग्रोन या इंडियन मानसून कॉफ़ी अपने मतलब ये जो इंडियन की कॉफ़ी है वो अपने इंडियन मानसून कॉफ़ी भी इसको बोलते हैं, ये शेड ग्रोन कॉफ़ी है। अब कॉफ़ी की कल्टीवेशन जो है वो कहाँ पे हुई थी, बाबा बुदनगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका में हुई थी। जो बाबा बुदनगिरी हिल्स है वो आपके कहाँ पे हैं, आपकी वेस्टर्न घाट्स के एरिया में लाई करती हैं, वेस्टर्न घाट्स ऑफ चिकमगलूर के एरिया में आपकी बाबा बुदनगिरी हिल्स है। और बाबा बुदनगिरी हिल्स को ही हम क्या बोलते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया बोलते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, बाबा बुडन हिल्स की ना एक यहाँ पे एक तरह के फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, जो इस चिकमगलूर का एरिया आ गया या जो वेस्टर्न घाट्स का ये वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे एक तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट की खूबियाँ क्या होती हैं कि अगर शोला फॉरेस्ट को मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ग्रास लैंड होंगे, फिर यहाँ पे फॉरेस्ट, फिर ये ग्रास लैंड आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे फॉरेस्ट, फिर यहाँ पे मतलब अनड्यूलेटिंग ग्रास लैंड, और अनड्यूलेटिंग ग्रास लैंड्स के साथ ये मोजैक पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो कौन सी होगी आपकी, माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे
पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे स्टंटेड प्लांट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं किस पे आपकी कुछ यहाँ पे दिया गया अदर मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं। पहले पे कर्नाटका आ गई, देन केरला, देन तमिलनाडु। ओके, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन प्रोड्यूस करता है? आपका ब्राज़ील। तो कॉफ़ी की वैराइटीज़ हो गया, रोबस्टा आ गई और अरेबिका आ गई, रोबस्टा आ गई। तो टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? वियतनाम आ गया, कंबोडिया आ गया, इंडोनेशिया आ गया, इथोपिया आ गया। तो यहाँ पे इन एरियाज़ में ना अच्छी खासी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो दैट्स वाई इन कंट्रीज़ में आपका क्या होता है कि ये वर्ल्ड की ग्लोबली क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रबर प्रोडक्शन इन इंडिया। रबर की प्रोडक्शन को लेकर के कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं और इनमें से आपने क्या फाइंड आउट करनी है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, ठीक है। अब देखते हैं हम किसके बारे में स्टेटमेंट्स को वन बाई वन करके पढ़ते हैं। केरला फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आप अपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हो। 17 में हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, कि इसने बोला कि केरला जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में कॉफ़ी और सॉरी रबर का, और 70 to 90% जो नेशनल प्रोडक्शन है उसमें आपका केरला इतना कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? हमें पता है कि स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। जहाँ जहाँ स्टेटमेंट 1 होगी तो वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब उनको हम जहाँ जिसमें स्टेटमेंट 1 नहीं होगी तो वो गलत है, तो सी वाला गलत यहाँ से एलिमिनेट हो ही गया। ओके, देखिए यहाँ देख लिया, हमें करेक्ट फाइंड करना था। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि थाईलैंड इज़ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमें पता है कि थाईलैंड जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका किसका, रबर का। तो स्टेटमेंट 2 किस में है, तो सभी में है, तो अभी इसको हमें थर्ड भी पढ़नी पड़ेगी। थर्ड में इसने क्या बोला कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द ग्लोबल प्रोडक्शन। अरे भाई थर्ड अगर थाईलैंड को बोले तो फिर इंडिया कैसे, या तो ये गलत होनी चाहिए, ये गलत होनी चाहिए, बट हमें पता है कि ये सही है, तो इसका मतलब ये वाली गलत हो जाएगी। थर्ड इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें थर्ड है तो ये भी गलत, और इसमें अब इन दोनों को देख लेते हैं, 1 और 2 को देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या बोल रहा है कि अदर मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया हमारे पास कौन सी हैं? त्रिपुरा हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया और आपका असम हो गया। तो हमारे पास 4 भी क्या है, करेक्ट है। तो 1 2 4 किस में आता है, ऑप्शन नंबर बी। तो 17 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आंसर देख लेते हैं, हाँ 17 का क्या है, 1 2 एंड 4 ही करेक्ट है आपका। अब देख लेते हैं इसका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता है कि थाईलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर है, इंडिया जो है वो फर्स्ट नहीं है। इंडिया जो है सॉरी थाईलैंड जो इंडिया का फर्स्ट नंबर पे आता है रबर की प्रोडक्शन में, और इंडिया जो होता है वो थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट नंबर पे नहीं है। और जो बाकी स्टेट्स जहाँ पे रबर की प्रोडक्शन होती है, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड असम। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ रबर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए उनको हम देख लेते हैं। लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर हमारे पास कौन है, केरला है। की रबर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, कोट्टयम हो गया, कोल्लम हो गया, एर्नाकुलम, कोझिकोड। ये हमारे पास केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, रबर प्रोड्यूस होती है। अब कोट्टयम की बात करूँ तो कोट्टयम को एक और नाम से हम जानते हैं क्या बोलते हैं, अक्षर नगरी बोलते हैं, या सिटी ऑफ लेटर्स भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई लिटरेसी रेट। इसका लिटरेसी रेट क्या है आपका, काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ लेटर्स भी बोलते हैं, या सिटी ऑफ लेटर्स भी बोलते हैं सॉरी, और अक्षर नगरी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है और प्रिंट मीडिया में भी इसका अच्छा खासा रोल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, कोल्लम हो गया, एर्नाकुलम हो गया, कोझिकोड हो गया। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि केरला में ना हमें बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कयाल्स बोलते हैं, ओके। एक चीज़ और, आपकी केरला में कौन सी होती है, वेम्बनाड लेक पाई जाती है, जो आपकी इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। इंडिया की कौन सी, वेम्बनाड लेक, वो कहाँ पाई जाती है, आपकी केरला में। केरला के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अलाप्पुझा डिस्ट्रिक्ट में, आपकी कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में और एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। अलाप्पुझा दूसरा आपका कौन सा, कोट्टयम हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आपकी इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक जो है वेम्बनाड लेक पाई जाती है। ओके, अदर मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया की कौन सी हैं, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम। अगर मैं इंडिया की रैंक की बात करूँ तो इंडिया तीसरे नंबर पे आता है नेचुरल रबर की प्रोडक्शन में। लार्जेस्ट कौन है आपका, थाईलैंड है। 36% टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन में अकेला कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, आपका थाईलैंड कर रहा है। ओके, इंडोनेशिया और वियतनाम कुछ अदर कंट्रीज हैं जो क्या करती है, रबर को प्रोड्यूस करती हैं। ओके, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है ना अकेली 85% जो वर्ल्ड की रबर की प्रोडक्शन है उसमें अकेली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जिसमें वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो है वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन इतना है। क्लाइमेट की रिक्वायर बात करूँ तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हाई ह्यूमिडिटी, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में ही आती हैं कंट्रीज़, और यहाँ पे ना क्या होती है, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन भी बनती हैं जो रबर की कल्टीवेशन को फेवरेबल करती हैं, तो फेवर करती हैं। दैट्स वाई यहाँ पे रबर की अच्छी खासी क्या प्रोडक्शन देखने को मिलती है। कंजप्शन की बात करूँ तो इंडिया जो है मेजर कंज्यूमर है आपका नेचुरल रबर का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो
रबर इज़ क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल पर्पजेज इंक्लूडिंग टायर्स एंड अदर आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपका क्या है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट 17। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास किसके बारे में है, सैफरन की कल्टीवेशन के बारे में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो किसके बारे में है, आपकी सैफरन की कल्टीवेशन के बारे में है। अब इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमें क्या मालूम करनी है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है, ओके। तो क्या करनी है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है, वन बाय वन करके हम इसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, कश्मीर पामपुर की एरिया में सैफरन ग्रो होता है। पामपुर को हम सैफरन टाउन भी बोलते हैं इंडिया का, और मेन प्रोड्यूसिंग एरिया भी है आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, बेटा करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 जो है वो आपकी क्या है, कश्मीरी सैफरन है जोग्राफिकल इंडिकेशन। हमें पता है कि कश्मीरी सैफरन को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला होगा फॉर इट्स क्वालिटी। तो 1 एंड 2 जिसमें आना चाहिए तो वो कौन सी है, 1 एंड 2 इसमें भी है। तो ये वाली भी गलत और ये वाली भी गलत, बच की आपकी ए और डी बचता है, ठीक है। अब हम इन दोनों को देख, नेशनल आपका सैफरन मिशन जो है आपका वॉज लॉन्च्ड इन, ये क्या है, लॉन्च किया था 2010 में लॉन्च हुआ था, ताकि इंप्रूव की जा सके इरिगेशन और रिजुवनेट किया जा सके सैफरन की कल्टीवेशन को। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट में देखो ना, यहाँ पे बोला इंक्रीज, अरे इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, सॉइल की डिग्रेडेशन की वजह से, और इरीगेशन मतलब वहाँ पे इतना अच्छा से इरीगेशन नहीं मिल पा रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास सैफरन की कल्टीवेशन में डिक्रीज देखने को मिला। तो दैट्स वाई फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। 1, 2 एंड 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो, पामपोर जो है सैफरन टाउन है इंडिया का, और जीआई टैग इसको मिला हुआ है इसकी क्वालिटी के लिए। और नेशनल सैफरन मिशन जो 2010 में लॉन्च हुआ था, उसका मकसद क्या था कि इरीगेशन को इंप्रूव करना और सैफरन की कल्टीवेशन को रिजुविनेट करना, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला लास्ट 20 ईयर्स में, ना कि इंक्रीज देखने को मिला, ओके। अब बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ सैफरन को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। अगर मैं वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर जो है ना, उसका पामपोर का जो एरिया है वहाँ पे वर्ल्ड में फेमस है, और इसको हम क्या बोलेंगे, सैफरन टाउन भी बोलते हैं। और क्वालिटी और फीचर्स की बात करूँ तो हाई क्वालिटी, डीप रेड कलर, यूनिक अरोमा, जिसकी वजह से इसको हम सैफरन को हम रेड गोल्ड का नाम भी देते हैं। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला है फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। कल्टीवेशन एरियाज़ में हमारे पास क्या करेवा की सॉइल होगी, जैसे पुलवामा, बडगाम, श्रीनगर, इन एरियाज़ में आपका सैफरन को कल्टीवेट किया जाता है। अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जिसमें सैफरन को अदर देन इन एरियाज़ में भी क्या कर रहे हैं, ग्रो करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब वैराइटीज़ की बात करूँ तो वैराइटीज़ में हमारे पास कौन कौन सी वैराइटीज़ जो हमारे पास देखने को मिलती हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे आपका कौन सा आ गया, मोगरा आ गया, आपका लच्छा आ गया, आपका जर्दा आ गया, आपका गुच्छी आ गया, आपका चूरा आ गया। तो ये कुछ क्या है, सैफरन की वैराइटीज़ हैं जो जम्मू कश्मीर में ग्रो होती है। मोगरा जो होता है वो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ सैफरन होता है, और चूरा जो होता है वो लीस्ट यानी सबसे घटिया क्वालिटी का जो है। यहाँ से ऊपर जाओगे तो क्वालिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ से नीचे आओगे तो क्वालिटी घटती जाएगी। अगर मैं सैफरन की बात करूँ तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्रोकस सैटिवस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्रोकस सैटिवस। क्यों नाम बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। क्रोकस सैटिवस इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। और लोकली इसको क्या बोलते हैं, कोंग बोलते हैं, KOONG या KOUNG, जिसको हम लोकली किस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बारे में था, आपके सैफरन की वैराइटीज़ के बारे में था। और ये हैंड पिक्ड, इसको हैंड से पिक किया जाता है, मतलब काफ़ी लेबर इंटेंसिव काम है। और ये अक्टूबर और मिड नवंबर के दरमियान में ना इसकी हार्वेस्ट की जाती है, आपकी किसकी, सैफरन की। और सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एग्रीकल्चर में, कल्चर में, कुजीन में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में, सभी में इसका इंपॉर्टेंस है। प्रोडक्शन इसकी डिक्लाइन हुई है क्योंकि लैक ऑफ इरीगेशन, अर्बनाइजेशन का बढ़ना, लैक ऑफ इरीगेशन की वजह से, और सॉइल डिग्रेडेशन जो इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से हमें देखने को क्या मिलता है, इसकी प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो रहा है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स है, नेशनल सैफरन मिशन जो 2010 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसका मकसद ये दिया हुआ है, रिजुविनेट करना आपकी सैफरन की कल्टीवेशन को और प्रोवाइड करना इरीगेशन फैसिलिटीज़ को। कि कंपाउंड जो हमें सैफरन में देखने को मिलते हैं वो कौन सा, क्रोसिन आ गया आपका, पाइक्रोसिन हो गया, और क्रोसिन हो गया, और सेफ्रेनाल हो गया जो अरोमा, ये इसको कलर प्रोवाइड करता है, ये उसको फ्लेवर देता है, और ये उसको अरोमा देता है। तो ऑल दीज कंपाउंड्स मेक सैफरन रेड गोल्ड, ठीक है। ये सारे के सारे कंपाउंड मिलकर सैफरन को रेड गोल्ड बना देते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि विच स्कीम प्रोवाइड्स द डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स इन इंडिया। ये कौन सी स्कीम है जो आपकी इंडिया में फार्मर्स को डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो वो कौन सी स्कीम है। ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या किसान सम्मान निधि योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, या NFSM है। तो कौन सी है बेटा, आपको पता है कि वो कौन सी है, PM किसान, ठीक है। PM किसान क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। ये कब, 24 फरवरी 2019 को ये लॉन्च हुई थी।
और इसका मकसद क्या था कि फार्मर्स को ना क्या करना कि फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर को प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में उनको प्रोवाइड करना। 2,000 रुपया पर इंस्टॉलमेंट दिया जाता था, 3 इंस्टॉलमेंट साल में दी जाती थी, 3 दूनी 6, तो साल में कितना मिला उनको 6,000 रुपीज़ मिले। और ये वाली स्कीम कौन सी स्कीम है आपकी, सेंट्रल आपकी सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब आपको पता है कि एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक होती है बेटा आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर मैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करूं तो इसमें 100% फंडिंग जो होता है वो कौन करता है आपकी, जो 100% फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा की जाती है, जो मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करेगी, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसको क्या किया जाता है, फंडिंग की जाती है। लेकिन अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की मैं बात करूँ तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें आपकी फंडिंग 3 तरीके से होती है। अगर वो क्या है, यूटी है विदाउट लेजिस्लेचर, अगर यूटी है विदाउट लेजिस्लेचर उसमें 100% फंडिंग कौन करेगा आपका, सेंटर करेगा। अगर वो आपकी नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट है या आपकी हिमालयन स्टेट है तो उसमें 90:10 का रेशियो रहेगा, 90% आपका जो होगा वो सेंटर करेगा और 10% क्या करेगी, स्टेट करेगी। अगर नॉर्मल स्टेट है कोई तो अदर देन आपकी यूटी विद लेजिस्लेचर है, या कोई क्या है आपकी नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन स्टेट के अलावा कोई स्टेट है तो उसमें 60-40 का रेशियो रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बीच का क्या होगा, डिफरेंस देखने को मिला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि विच स्कीम फोकस ऑन माइक्रो इरीगेशन, ड्रिप या स्प्रिंकल टू इम्प्रूव द वाटर यूज ऑफ एफिशिएंसी। तो ये माइक्रो इरीगेशन का जो क्वेश्चन था 2022 का केएस का जो प्रीलिम्स था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आपका इसी स्कीम से क्वेश्चन आया था। अब इसने क्या बोला, SMAM या PD पर ड्रॉप मोर क्रॉप, या आपका कृषि, ये हमारे पास क्या हो गया KY PKY VY, ये AIF। तो ये स्कीम्स के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं। तो कौन सी स्कीम है, हम डायरेक्ट चलेंगे किसके, अपने आंसर पे। तो उसका आंसर क्या आएगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। अब 20 में इसने क्या बोला कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप को इसको देख लेते हैं। तो ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है किसका ऑब्जेक्टिव है, कौन सी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। एक स्कीम हमारे पास आई थी जिसका नाम था PMKSY। इसकी फुल फॉर्म क्या थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई का मतलब क्या होता है, इरीगेशन, ठीक है, सिंचाई का मतलब होता है इरीगेशन। तो ये इरीगेशन को लेकर के, वाटर की कंजर्वेशन को लेकर के, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर को लेकर के एक स्कीम थी, ठीक है। इस स्कीम का एम क्या था, ये 2015-16 के दरमियान ये स्कीम आई थी। इस स्कीम का काम ये था कि इंश्योर करना वाटर की अवेलेबिलिटी को, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंड करना इरीगेटेड एरिया को, एफिशिएंटली यूज़ करना वाटर का, वाटर को कंजर्व करना, वाटर का सस्टेनेबल यूज़ करना, और हमारे पास क्या करना कि वाटर शेड मैनेजमेंट करना। ये इसके क्या थे, इसके कुछ एम थे। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो इसमें हमारे पास क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका एक ऑब्जेक्टिव था जो यहाँ पे माइक्रो इरीगेशन या ड्रिप या स्प्रिंकल इरीगेशन की फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर खेत को पानी, मतलब जितने भी फील्ड हैं सारे फील्ड को मतलब क्या है पानी सब सारे फील्ड तक पहुँचना चाहिए, मतलब चैनलाइज होना चाहिए पानी। क्योंकि जब वाटर को हम चैनलाइज करेंगे तो वाटर सारे खेतों तक क्या होगा, विदाउट वेस्टेज वाटर सभी खेतों को पहुँचेगा। उसके बाद क्या था, वाटर शेड मैनेजमेंट, ये इसके कुछ क्या थे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी, और वाटर शेड डेवलपमेंट, ये इसके क्या थे, कुछ की ऑब्जेक्टिव थे। अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो है वो किससे डील करता है आपका, हम इस स्कीम के थ्रू ना क्योंकि हमें पता है कि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो है वो इस स्कीम के थ्रू हम क्या करेंगे, अचीव करने की हमने कोशिश की। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 आपका किस पे, 21 पे हमारे पास किसके बारे में है, नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में क्वेश्चन है। अब इसमें आपने क्या करनी है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं आपको, चारों में क्या करना है, फाइंड करना है करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, ओके। अब हम इसको देख लेते हैं नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा आपका, ये वाला क्वेश्चन नंबर है 21 है, ठीक है। तो 21 का हम देख लेते हैं कि इसमें क्या आएगा। नेशनल बैम्बू मिशन जो है इसका एम क्या था, कंप्लीट बैम्बू वैल्यू चेन डेवलप करना, ताकि लिंक किया जा सके, जो ग्रो कर रहे हैं और जो कंज्यूम करें उन दोनों के बीच में एक लिंक जनरेट करना, ठीक है। इसका ये एम था, हमें पता है कि ये इसका एम था, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जिस स्टेटमेंट में होगा तो वो आपकी करेक्ट हो सकती है, इसका मतलब सी वाली यहाँ से एलिमिनेट होगी, ओके, करेक्ट फाइंड करना था। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर नेशनल बैम्बू मिशन 46,000 हेक्टेयर्स ऑफ बैम्बू प्लांटेशन हैव बीन एस्टैब्लिश। तो हैव बीन एस्टैब्लिश है, तो ये हमें पता है कि नॉन फॉरेस्टेड एरिया में भी, हमें पता है सिर्फ फॉरेस्टेड एरिया में नहीं, नॉन फॉरेस्टेड एरिया में भी इसको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। तो हमारे पास डी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि डी में 2 नहीं है तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब चलते हैं 3 पे। 3 पे हमारे पास क्या है कि नेशनल बैम्बू मिशन इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन, देखो ओनली एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई, तो ये हमारे पास क्या होगा, गलत। थर्ड जिसमें नहीं आना चाहिए, तो थर्ड इसमें नहीं आना चाहिए, मतलब इसमें भी थर्ड नहीं है इसमें, तो फिर हमें फोर्थ को भी देखना पड़ेगा।
इसको हमें पता है कि इसको मर्ज किया गया था मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ, इसको इस स्कीम को मर्ज कर दिया गया था। तो हमें पता है 4 करेक्ट। तो 4 किस में आता है आपका 21 का क्या आएगा बेटा, आपका बी आएगा। ठीक है, देखो यहाँ 21 का बी ही दिया गया। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या दिया गया है, नेशनल बैम्बू मिशन जो है वो फोकस करता है बैम्बू वैल्यू चेन का डेवलप करना विद क्लस्टर डेवलपमेंट, ताकि ग्रोवर के बीच में और आपके कंज्यूमर के बीच में एक क्या हो सके, चेन डेवलप हो सके। उसके बाद 46,000 प्लांटेशन हेक्टेयर्स एस्टैब्लिश किए गए नॉन फॉरेस्टेड एरिया में और प्राइवेट लैंड्स में। इसमें हमारे पास सिर्फ फॉरेस्टेड लैंड नहीं ली गई, सिर्फ हमने मतलब सिर्फ फॉरेस्टेड लैंड नहीं ली, नॉन फॉरेस्टेड लैंड भी ली। इसमें 23 स्टेट्स ली और 1 यूटी। वो 1 यूटी कौन सी थी, आपकी जम्मू एंड कश्मीर थी। ठीक है, स्टेटमेंट 4 जो है करेक्ट है, क्योंकि इसको मर्ज किया गया था MID के साथ, मिशन ऑफ क्या है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया गया था। अगर मैं नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में कुछ आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊँ तो हमें पता है कि इसका जो इसका एम क्या था। इसका एम हमें पहला पता क्या चला कि हमें चेन डेवलप करनी है, आपके ग्रोवर के बीच में जो ग्रो कर रहे हैं और जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके बीच में चेन डेवलप करनी है। फोकस करना है, हमारा फोकस क्या रहना है कि हम इंक्रीज़ कर सकें फार्मर की इनकम को, जो इसको ग्रो करते हैं उनकी इनकम को इंक्रीज़ किया जा सके थ्रू क्वालिटी प्लांटेशन, मतलब उनको बेहतर प्लांटेशन मतलब प्लांट उनको बेहतर प्लांटेशन प्रोवाइड की जा सके, प्रमोट किया जा सके MSMEs को। उसके बाद इम्प्रूव किए जाएँ स्किल्स को, ताकि उनको स्किल्स इंप्रूव किए जाएँ वाया ट्रेनिंग, को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि आपको बैम्बू की कल्टीवेशन किस तरीके से करनी है। और ये सारी की सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें करने का फ़ायदा क्यों इतना गवर्नमेंट इस पर अपना सर खपाई कर रही है, क्यों कर रही है कि हमें आत्मनिर्भर होना है किसमें, आपकी बैम्बू में। ओके, तो बैम्बू में आत्मनिर्भर होने के लिए ना हमने क्या किया कि ये स्कीम हमने नेशनल बैम्बू मिशन लाया। अब हमें पता है कि अगर जम्मू कश्मीर हमने देखा ना, यहाँ पे एक यूटी भी थी, वो यूटी कौन सी थी, आपकी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने क्या किया कि ट्रेनिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किए। कहाँ कहाँ पे, आपके कठुआ में, आपके सांबा में, जम्मू में, उधमपुर में, रियासी में एंड आपका जब कहाँ पे, कठुआ, सांबा, देखो दोबारा लिख लेती हूँ, कठुआ, आपका सांबा, आपका जम्मू, उधमपुर और रियासी, इन आपके डिस्ट्रिक्ट्स में क्या कर दिया, आपके गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे और नर्सरीज और कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किए, क्लस्टर्स यहाँ पे डेवलप किए, ताकि क्या किया जा सके, बैम्बू की कल्टीवेशन को यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके। अब बैम्बू की नर्सरी जम्मू कश्मीर में कहाँ बनाएगी, तो नर्सरी बैम्बू की बनाएगी आपकी कहाँ पे, नगरी कठुआ में। नगरी कठुआ में आपकी बैम्बू की नर्सरी को एस्टैब्लिश किया गया। ओके, और बैम्बू का जो इंडस्ट्रियल पार्क था वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, आपकी घाटी कठुआ में। ठीक है, अब मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत कर रही हूँ, बट आप देख लेना, स्पेलिंग यही है। ठीक है, घाटी कठुआ में आपका इसका क्या इस्टेब्लिश किया गया, इंडस्ट्रियल पार्क, और इसकी नर्सरी कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, आपकी नगरी कठुआ में इसकी इस्टेब्लिश की गई। क्लस्टर कहाँ पे बनाए गए, इसके क्लस्टर्स आपके कटरा में, आपके जम्मू में और सांबा में इसके क्लस्टर्स बनाए गए। अब इस क्लस्टर का काम क्या था, इन क्लस्टर्स में ना मैन्युफैक्चरिंग हुई बैम्बू के प्रोडक्ट्स की, जैसे हमारे पास कुछ चेयर्स बनना, बैम्बू से बास्केट्स बनना, बैम्बू से अगरबत्ती की स्टिक्स बनना। तो ऑल दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन दीज क्लस्टर्स में। ओके, और इसका काम क्या था कि टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करना, इस इनिशिएटिव का काम था कि मतलब हमें क्या करना है कि फार्मर्स को जो इनको ग्रो कर रहे हैं या जो क्लस्टर्स हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी की सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि ना क्या हो सके कि हम इसमें ना आत्मनिर्भर हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट बैम्बू, नेशनल बैम्बू मिशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में किसके बारे में दिया गया है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ दिया गया है। तो क्या था, इसका एम क्या था, इंक्रीज़ करना फॉर्म मैकेनाइजेशन को। तो इसका एम क्या था, फॉर्म मैकेनाइजेशन को इंक्रीज़ करना। दूसरा हमारे पास क्या पूछ रहा है कि सैम का क्या काम था कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लाना, ताकि हम क्या कर सकें, प्रोवाइडिंग ड्रोन्स फॉर पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड्स के लिए हम ड्रोन का यूज़ कर सकें न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो क्या ये वाला करेक्ट था। थर्ड हमारे पास क्या है, अंडर SAM ओनली ट्रैक्टर्स। अब देखो यहाँ पे ड्रोन की टेक्नोलॉजी बात करें, यहाँ पे ओनली, तो एक्सट्रीम जा रहा है ना, यहाँ पे आप या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा। तो हमें पता है कि हमने वहाँ पे क्या किया था कि मशीनरी को अवेलेबल करवाना, वो तमाम टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कराना, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने एग्रीकल्चर को मतलब उनको बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ओनली ट्रैक्टर्स की बात करें, तो यहाँ पे हम ड्रोन को भी लेकर के आ रहे हैं, तो ओनली ट्रैक्टर कैसे गलत सही हो सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। जिसमें आपकी थर्ड स्टेटमेंट होगी वो सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो सी भी गलत है आपका, डी भी गलत है। तो ये है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी भी गलत, डी भी गलत। अब इसका हम देखते हैं ए और बी को देख लेते हैं। हमें पता है कि 1 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है। तो हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 22 का क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, आपका बी आना चाहिए। ठीक है, आप देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पे क्या है, बी ही दिया गया है। तो इसमें हमारे पास क्या है,
स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इसका काम इस स्कीम के तहत ना हम क्या कर रहे थे कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को टारगेट कर रहे थे, ताकि उनकी जो इनकम है उसको क्या किया जा सके, उनको इंक्रीज़ किया जा सके CHCs के थ्रू, हाईटेक हब्स के थ्रू और फार्म मशीनरीज़ के थ्रू। अब CHCs का हमारे पास क्या था, जो CHCs थे ना आपके, तो ये क्या थे, यहाँ पे देखो इनका काम क्या था कि आपका क्या करना कि मतलब मेकिंग मशीनरीज अवेलेबल, मतलब मशीनरीज़ को अवेलेबल करवाना स्मॉल फार्मर्स को ऑन रेंटल बेसिस पे, ठीक है, रेंटल बेसिस पे उनको क्या करना, किराए पे मशीनरीज़ उनको अवेलेबल करवाना, ताकि वो क्या कर सकें कि मतलब अपने फॉर्म, अपनी जो फील्ड है उनको उनमें क्या कर सकें अच्छे से, अपनी जो मतलब क्रॉप्स हैं उनको अच्छे से ग्रो कर सकें, ठीक है, अपने फार्म्स को अच्छे से यूज़ कर सकें। ओके, तो स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट क्यों है कि उनका काम था कि प्रमोट करना ड्रोन टेक्नोलॉजी को फॉर स्प्रेइंग, न्यूट्रिएंट्स यानी पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। ओके, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए थी क्योंकि इसमें हाईटेक इक्विपमेंट थे, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट थे, ड्रोन्स थे, सिर्फ ट्रैक्टर्स की बात नहीं हो रही है, ना कि ओनली पावर टिलर्स की बात हो रही है, इन सब चीज़ों की बात भी हो रही है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 किस पे आपके 23 पे। तो क्वेश्चन 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर के करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कितनी स्टेटमेंट दी गई हैं आपकी, सॉरी कितनी स्टेटमेंट है आपकी, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। तो SMAM का काम क्या है, फार्म मैकेनाइजेशन, वाइल नमो दीदी प्रोवाइड्स ड्रोन टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर फर्टिलाइजर। तो हमें पता है कि जो अभी हमें पड़ा कि फार्म मैकेनाइजेशन का एक स्कीम थी जिसमें हम क्या करेंगे कि मशीनरीज प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, ताकि वो क्या कर सकें कि मतलब अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। लेकिन वो जो नमो दीदी ड्रोन जो स्कीम थी उसमें हम क्या करेंगे, विमेन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या करेंगे, जो विमेन है उनको ड्रोन प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का मतलब ड्रोन्स के थ्रू इस्तेमाल कर सके। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा आएगा, डायरेक्टली चलेंगे हम अपने आंसर पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे दिया गया फोकस्ड ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइडिंग ड्रोन्स फॉर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास यहाँ पूछा गया है कॉफ़ी को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब कर्नाटका जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कर्नाटका जो है वो आपका कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो हमें पता है कि कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कर्नाटका। तो 1 आपका गलत, ठीक है, तो 1 ठीक है, तो इसके बाद सी गलत निकल जाएगा क्योंकि सी में 1 नहीं है, हमें करेक्ट फाइंड करना है, तो सी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है, तो सेकंड स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमें पता है कि ब्राज़ील कॉफ़ी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो क्या हमारे पास ये वाला करेक्ट है, तो हमें पता है कि ये वाला क्या है, करेक्ट है। केरला प्रोड्यूसेस मोर कॉफ़ी देन कर्नाटका। अभी हम तो देखो 1 और 3 कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं, तो 1 हमें ठीक है, तो पता है थर्ड हमारे, इसलिए थर्ड हमारे पास गलत बनती है, गलत हो रही है। तो जहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए, 3 इसमें है तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, ठीक है बेटा। आप इस तरीके से आपने आंसर्स मार्क कर सकते हो। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी वीडियो उतनी लंबी ना बने कि आपको मतलब आप आराम से देख सको। ओके, स्टेटमेंट 1 जो है इसमें कर्नाटका की कंट्रीब्यूशन दी गई है। मैंने अभी आपको ऊपर इतना इसके बारे में बता चुकी हूँ, तो इसको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपकी हाँ कुछ मेजर क्रॉप्स हैं और उनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन से। अगर राइस की बात करूँ तो राइस आपकी कौन सी थी, आपकी खरीफ क्रॉप थी, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया का कौन, इसमें इंडिया में कौन है, आपका वेस्ट बंगाल है। वर्ल्ड में कौन है, चाइना है, ठीक है। वीट की बात करूँ तो वीट में इंडिया में कौन है, आपका यूपी है। वर्ल्ड में कौन है, चाइना है। मेज़ की बात करूँ तो मेज़ में आपका कौन है, कर्नाटका है। वर्ल्ड में कौन है, यूएसए। इंडिया पता है ना, अभी 7th नंबर पे हमने पढ़ा था, 7th नंबर पे है। मिलेट्स की बात करूँ तो मिलेट्स में लार्जेस्ट कौन है, राजस्थान है। और वर्ल्ड में कौन है, आपका इंडिया है, ठीक है बेटा। इंडिया के बाद आता है आपका कौन सा, नाइजर आता है। पल्सिस की बात करूँ तो पल्सिस में हमारे पास लार्जेस्ट कौन है इंडिया में, आपका एमपी है। और वर्ल्ड में कौन है, आपका प्यारा भारत है, ठीक है। कॉटन की बात करूँ तो कॉटन में लार्जेस्ट कौन सी है, आपकी गुजरात है। वर्ल्ड में कौन सा है, आपका चाइना है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि बाई वॉल्यूम वर्ल्ड में लार्जेस्ट कॉटन कौन प्रोड्यूस करता है, आपका चाइना प्रोड्यूस करता है। जूट की बात करूँ तो जूट में हमारे पास इंडिया में कौन है, वेस्ट बंगाल है। और वर्ल्ड में कौन है, आपका इंडिया है, ठीक है। इंडिया के बाद कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश आता है। शुगर कैन की बात करूँ तो शुगर कैन में पहले नंबर पे कौन सा आता है, इंडिया में यूपी आता है। वर्ल्ड में ब्राज़ील आता है। ब्राज़ील के बाद आती है आपका इंडिया। टोबैको की बात करूँ तो टोबैको में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, गुजरात आता है इंडिया में। वर्ल्ड में कौन आता है बेटा, आपका चाइना आता है। कॉफ़ी की बात करूँ तो कॉफ़ी में आपका कर्नाटका इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है। और वर्ल्ड में कौन है, आपका ब्राज़ील है। रबर की बात करो तो रबर में केरला इंडिया से फर्स्ट नंबर पर है। और रबर में वर्ल्ड में कौन है, आपका थाईलैंड है,
ठीक है। सैफरन की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर लार्जेस्ट है, जम्मू कश्मीर में पामपुर और जम्मू कश्मीर में पामपुर है इंडिया में। वर्ल्ड में कौन है आपका, ईरान है। ग्राउंड नट की बात करूँ तो ग्राउंड नट में गुजरात है इंडिया से, वर्ल्ड में चाइना है। मस्टर्ड की बात करूँ तो राजस्थान है इंडिया से, वर्ल्ड में कौन है आपका, कनाडा है। सोयाबीन की बात करूँ तो मध्य प्रदेश और वर्ल्ड में आपका यूएसए। मध्य प्रदेश इंडिया से, वर्ल्ड में यूएसए। टी की बात की जाए तो आपका टी में कौन है, असम है, वर्ल्ड में कौन है आपका, चाइना है। ठीक है। कोकोनट की बात की जाए तो केरला, और वर्ल्ड में आपका क्या हो गया, इंडोनेशिया। केरला फ्रॉम द इंडिया एंड इंडोनेशिया फ्रॉम द वर्ल्ड। ये किसी में आपके कोकोनट के बारे में। स्पाइसेस की बात करूँ, मसालों की बात करूँ तो केरला और आंध्र प्रदेश क्या इसमें क्या है, टॉप है। अब ये स्पाइस पे डिपेंड करता है, कहीं कोई कार्डमम में ज़्यादा होगा, कोई ब्लैक पेपर में ज़्यादा होगा, तो बट ओवरऑल देखा जाए तो केरला और आंध्र प्रदेश इंडिया की टॉप स्टेट्स आती हैं जहाँ पे आपकी स्पाइसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन वर्ल्ड में कौन है, वर्ल्ड में भी आपका इंडिया है। और आपकी जो लुक्रीन होगी या फॉडर क्रॉप्स होगी उसमें वर्ल्ड में सबसे वर्ल्ड में लार्जेस्ट इन इंडिया कौन सी है आपकी, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा है। बैम्बू की बात करें तो बैम्बू में क्या है, इंडिया में कौन है, असम है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आती हैं आपकी इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस विद देयर मेन प्रोडक्ट्स। तो कौन कौन सी एग्रीकल्चर से कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको कॉलम ए में रेवोल्यूशन दिए गए हैं, कॉलम बी में प्रोडक्ट्स दिए गए, तो इन आपस में इनको लिंक करना है। हमें पता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था तो वो कब हुआ, वो किसके रिलेटेड था, फूड क्रॉप्स के रिलेटेड था। मतलब ए जो है वो किसके साथ जा रहा है, 2 के साथ जा रहा है। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क वाइट होता है तो आपका बी किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा। ओके। आपका ब्लू रेवोल्यूशन जो सी है वो किसके साथ जाएगा, आपका फिश और एक्वाकल्चर के साथ जाएगा। डी जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 4 के साथ। 2 1 3 4। ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो 2 1 3 4 कहाँ पे आएगा, 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या कौन सा आएगा, ए आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके साथ था, फूड ग्रेन्स को लेकर के, जिसमें स्पेशली व्हीट और राइस को लेकर के था। वाइट रेवोल्यूशन का मेन फोकस क्या था, मिल्क, मतलब ऑपरेशन फ्लड, जो इसको मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है। आज इंडिया जो है वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है मिल्क की प्रोडक्शन में। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो आपका फिश और एक्वाकल्चर को लेकर के है। येलो रेवोल्यूशन जो है उसका फोकस क्या था कि ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ मेजर रेवोल्यूशंस दिए गए जो इंडिया में हुए, और उनके उनसे एसोसिएटेड पर्सन कौन से, यानी फादर बोलो या उनसे एसोसिएटेड पर्सन बोलो, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद क्या था, फोकस करना फूड ग्रेन्स पे, व्हीट और राइस पे स्पेशली। इसके की पर्सन कौन थे, MS स्वामीनाथन। प्रोटीन रेवोल्यूशन जो था इसका फोकस क्या था, हाई प्रोडक्शन, हाई टेक, मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो था इसमें प्रोटीन की। और सेकंड इसको हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसकी जो टर्म कॉइन की थी प्रोटीन रेवोल्यूशन की, वो किसने की थी, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने इसको किया था। येलो रेवोल्यूशन जो है इसका फोकस क्या था, ऑयल सीड्स यानी मस्टर्ड और सनफ्लावर पे फोकस करना, मतलब ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन करना, स्पेशली मस्टर्ड और सनफ्लावर को। इसके की पर्सन के थे सैम पिट्रोडा, इनको फादर भी बोलते हैं यहाँ पे येलो रेवोल्यूशन का। ब्लैक रेवोल्यूशन का फोकस क्या था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पे फोकस करना। ठीक है। इसके की पर्सन को अभी मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन ऐसा नहीं है। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करूँ तो इसका फिश और एक्वा कल्चर को लेकर के है, और इसके की पर्सन थे डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये इसके क्या थे, की पर्सन थे। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये जो है ना अभी कौन सा, प्रोटीन रेवोल्यूशन, ये भी न्यू है, तो इसको एक बार देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में भी आ सकता है। ब्लू रेवोल्यूशन भी हो गया। ब्राउन रेवोल्यूशन का काम फोकस क्या था, लेदर कोकोआ और नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स को पे फोकस करना। की पर्सन भी कोई नॉट स्पेसिफिकली कोई की पर्सन नहीं है इसको लेकर के। गोल्डन रेवोल्यूशन का काम क्या था, फोकस करना जूट के प्रोडक्ट्स को पे फोकस करना, जूट की कल्टीवेशन पे, जूट से बनने वाले प्रोडक्ट्स पे। गोल्डन रेवोल्यूशन का काम क्या था, फ्रूट्स पे फोकस करना, हनी पे, हॉर्टिकल्चर पे। इसके की पर्सन कौन से हैं, निपराग तुतेज, इसके क्या है की पर्सन, निपराग तुतेज। ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन का फोकस क्या था, फर्टिलाइजर्स पे फोकस करना, की पर्सन नॉट स्पेसिफिक। पिंक रेवोल्यूशन जो था फोकस करता है ऑनियन पे, फार्मास्यूटिकल पे, प्राण पे। की पर्सन कौन से हैं आपके, दुर्गेश पटेल। ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन का फोकस क्या था, आपकी एग्स पे और पोल्ट्री पे, और की पर्सन कौन थी आपकी, इंदिरा गांधी जी। सिल्वर रेवोल्यूशन क्या है, इसका फोकस क्या है, कॉटन पे। रेड रेवोल्यूशन का फोकस किस पे आपके है, मीट और टोमेटो पे। इसका की पर्सन कौन है, विशाल तिवारी। राउंड रेवोल्यूशन जो है इसका फोकस क्या है, पोटैटो पे। वाइट रेवोल्यूशन जो है आपका मिल्क पे। और वर्गीज क्यूरिन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉप कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि कौन सी जो हमारे पास क्या है, इनमें से कौन सी टॉप कॉटन ग्रोइंग स्टेट नहीं है। गुजरात, आपको पता है गुजरात,
महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये सारी की सारी ना आपके डेक्कन प्लेट्यू में, मतलब मालवा का प्लेट्यू, डेक्कन का प्लेट्यू यहाँ पे ग्रो होती है, तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, लेकिन बिहार इसमें नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या है? डी आएगा, क्योंकि कॉटन ब्लैक देखो यहाँ दिया है, कॉटन ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। और मेजर जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सी? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। ये सारी स्टेट्स में आपकी ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, जो फेवरेबल रहती है किसकी? आपकी बेटा कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। अगर मैं ब्लैक सॉइल को यहाँ पे जैसे पर यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है, तो आपका जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन अच्छे खासे से हो जाती है। अगर मैं बात करूँ ब्लैक सॉइल के बारे में, यहाँ कुछ देख लेती हूँ। तो ब्लैक सॉइल जो होती है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? वेदरिंग से होती है। इसकी वेदरिंग और इरोजन ऑफ बेसाल्टिक वॉल्केनिक रॉक्स। जो बेसाल्टिक वॉल्केनिक रॉक्स हैं उनकी इरोजन से आपकी कौन सी सॉइल बनती है? आपकी ब्लैक सॉइल बनती है। ये रिच होती है आपकी आयरन में, लाइम में, कैल्शियम में और मैग्नीशियम में। और ये ना इसकी खूबी क्या होती है कि हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल होती है, मतलब मॉइस्चर को काफ़ी देर तक रिटेन करके रखती है। ओके, और इसका क्ले कंटेंट भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं? इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। दूसरी इसकी ड्रॉबैक है कि श्रिंक स्वेल बिहेवियर, मतलब जब इसमें वाटर नहीं होगा तो इसमें ड्रॉट पड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। लेकिन जब इसमें पानी आएगा, इसको वाटर मिलेगा, तो ये स्वेल कर जाएगी, मतलब इस अपने अंदर पानी को सोक कर लेगी। ये इसकी क्या है? ड्रॉबैक है। और दूसरा ड्रॉबैक इसका क्या है कि पुअर ड्रेनेज, मतलब इसमें पुअर ड्रेनेज और वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। पानी को इसने मतलब अपने अंदर जज़ब कर लिया, वाटर लॉगिंग कर दी, जिसकी वजह से क्रॉप्स को कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिलता है। अगर न्यूट्रिशन वैल्यू की और प्लस इसमें ना आयरन में, लाइम में, कैल्शियम में, मैग्नीशियम में ये रिच होती है, लेकिन नाइट्रोजन में ये डेफिशिएंट होती है। फॉस्फोरिक एसिड में क्या होती है? डेफिशिएंट होती है। तो ये हमारे पास कुछ ब्लैक सॉइल के बारे में था। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? इसको हम रिगुड सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपकी रिगुड सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे क्या दिया गया है? नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया? खरीफ क्रॉप्स में यहाँ पे कुछ क्रॉप्स दी गई हैं। कॉम्बिनेशन जो है वो इनकरेक्ट, मैंने कहा था ना करेक्ट और इनकरेक्ट को ध्यान रखना है, तो इनकरेक्ट फाइंड करना है। खरीफ क्रॉप्स में आपका राइस और मेज, हमें पता है ये करेक्ट है। रैबी क्रॉप्स में पता है कि वीट और मस्टर्ड, हमें पता है ये वाला भी ठीक है। कैश क्रॉप्स में जूट और टोबैको। अरे ज़्यादा क्रॉप्स में हमने पढ़ा था क्यूकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, फॉडर क्रॉप्स हो गई। तो ये शुगर कैन और ये कॉटन कहाँ से आ गया? तो कैश क्रॉप्स में आती हैं, तो ज़्यादा क्रॉप्स में ये नहीं आएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ द इनकरेक्ट। तो हमारे पास क्या है? सी ही क्या है? इनकरेक्ट। तो वहाँ पे ये दिया भी है इसकी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या कहता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। तो फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट हमारे पास कौन सी है? हमें पता है कि वो कौन सी है? सिक्किम है। ठीक है, बिना वक्त गवाए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है बेटा? इन क्रॉप रोटेशन अ कैश क्रॉप में बी फॉलोड बाई। कैश क्रॉप रोटेशन हम करते हैं ना, पहले हम एक फसल लगाया, उसके बाद फिर हम दूसरी फसल लगाते हैं, तो हम क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। एक लैंड पे हम एक ही तरह की क्रॉप को कंटिन्यूसली ग्रो नहीं करते, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली एक लैंड पे ना, एक फील्ड में एक ही तरह की क्रॉप को बार बार ग्रो करेंगे, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हुए, सॉइल को मतलब उसकी रेनोवेशन बरकरार करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉप रोटेशन करते हैं। अगर हमने क्या कर लिया कि कैश क्रॉप ग्रो किया, जैसे हमने देखा था कि आपकी कॉटन होगी, आपकी जूट होगी, हमने पढ़ा था कॉटन हो गया, जूट हो गया, वो क्या करते हैं? आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को एग्जॉस्ट कर जाते हैं। जब सॉइल की फर्टिलिटी को एग्जॉस्ट करेंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन तो करना पड़ेगा। तो रीगेन करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हमने कैश क्रॉप लगाई, कैश क्रॉप के बाद हम क्या करते हैं? उसी लैंड में हम फॉडर क्रॉप को क्या करेंगे? लगाएंगे। तो फॉडर क्रॉप को लगाने का मकसद क्या होता है? तो कौन सी क्रॉप को लगाएंगे? क्या आपकी राइस होगी, मेज़ होगी, ओट्स होंगे, या आपके क्या रहेंगे वहाँ पे? तो इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका बेटा? 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास इसका क्या आएगा? आपका ग्रैम्स और पल्सिस, क्योंकि हमें पता है कि ग्रैम्स और पल्सिस क्या है? आपके लेग्यूमिनस प्लांट है। कौन से आपके? लेग्यूमिनस प्लांट आते हैं, लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इनको क्यों लगाया जाता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं? अगर मैं लेग्यूम प्लांट की यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। आपके लेग्यूम प्लांट की बात करूँ, तो जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं, इनमें कुछ नोड्यूल्स बनते हैं। ठीक है, इन नोड्यूल्स में आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। अब वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब देखो ना, जिस सॉइल में ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो सॉइल नाइट्रोजन में डेफिशिएंट भी होती है। पहली बात ये, तभी इनको ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की। दूसरी, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि इन प्लांट्स में ना निफ जीन्स क्या होंगे? निफ जीन्स नहीं होता। ठीक है, NIF क्या?
नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन जो होता है इन क्रॉप्स में नहीं होता, जिसकी वजह से उसको कोप अप करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए अपने जो बैक्टीरिया होते हैं ना, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए या जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा, उसको बोलते हैं आइए भाई हमने आपको घर बना के दिया, क्या रूट नोड्यूल बना के दिया, आइए मैम साहब यहाँ रहिए, आइए मास्टर साहब यहाँ रहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया जो है यहाँ पे रह रहा है, बैक्टीरिया को क्या मिला, शेल्टर मिला, फूड मिला, बदले में बैक्टीरिया ने क्या बोला, भाई तुम्हारे घर आए हैं लेकिन कुछ तुम्हें दे के जाएंगे, तो हाँ जैसे मेहमान आते हैं हमारे घर में तो बोलते हैं ये लो 10 रुपये, ठीक है आपका बच्चा खा लेगा। माँ हमें आंखें घूर घूर के देखी होती है, नहीं लेना, लेकिन हम तब माँ की बात नहीं सुनते, 10 रुपये ले लेते, लेकिन जैसे मेहमान चला गया माँ ने हमसे पैसे छीन लिए, ठीक है। बचपन में सबके साथ ऐसा हुआ होगा ना, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया को क्या मिला, शेल्टर मिल रहा है और प्लस इसको फूड मिल रहा है। बदले में बैक्टीरिया क्या बोल रहा है, भाई तुम्हारे घर में इतनी मेहमान नवाजी कि तुम्हारे बच्चों को कुछ ना कुछ तो दे के जाएंगे 10-5। तो बदले में क्या दिया उसने, बदले में उसने हमें क्या नाइट्रोजन फिक्स करके दी। क्यों? क्योंकि इन प्लांट्स में निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें नाइट्रोजनेज एंजाइम नहीं बनती, और नाइट्रोजनेज एंजाइम नहीं बनेगी तो दैट्स वाई बैक्टीरिया उस कमी को पूरा कर लेगा। और बैक्टीरिया क्या करेगा, जो आपकी फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी उसको यूजेबल फॉर्म में यानी अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, NH3 NH4 में कन्वर्ट करके प्लांट को देगा, बोला ले भाई तू अब भी यूज़ कर, ठीक है। क्या याद रखेगा, किस दिलदार दोस्त से पाला बड़ा था, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास किसके बारे में, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास हो गया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे पास कौन सी है भाई, कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, कर्नाटका, नाटक मत कर, ठीक है, कर्नाटका है उसका आंसर। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 का हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। इंडिया किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है, तो वो किसका है, कॉटन का है, आपका कॉपर का है, टी का है, माइका का है। तो आपका ये कौन है, आपका इंडिया, इसमें देखो कॉटन का है इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पे। 32 में क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है और करेक्ट फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट किसके बारे में है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि इंडिया रैंक करता है वर्ल्ड में इन फर्स्ट इन फूड प्रोडक्शन में। क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड पूछिए गए, इंडिया रैंक सेकंड करता है इन एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको में। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो आपकी क्या है, आप देख लेते हैं। इसमें जो है इसमें ओनली 2 आएगा, ठीक है, ओनली 2 आएगा। क्यों ओनली 2 आएगा, क्योंकि वर्ल्ड में ना फ्रूट्स के प्रोडक्शन में आपका चाइना नंबर 1 पे आता है, ठीक है। हाँ इंडिया भी आता है, मतलब मेजर प्रोड्यूसर आता है, क्योंकि बनाना में या मैंगोज़ में इंडिया प्रोड्यूस मैक्सिमम करता है आपका फ्रूट प्रोडक्शन, लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ तो चाइना है, ठीक है। इसको चाइना कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक बार देख लेना इसको, ठीक है। तो इसमें सी नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, करेक्ट पूछा है तो ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके सॉरी ये क्या है, हाँ सॉरी यहाँ पे देखने पूछा कि प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को आप रहने दो, इसको आप रहने दो। वैसे मैंने जो देखा है कि उसमें चाइना जो है वो आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्ट में भी आपका चाइना ही है, ठीक है। प्रोडक्शन में भी इंडिया मतलब आता है, तो इसको आप एक बार स्टेटमेंट को रहने दो, ठीक है। स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इनको अरेंज करना है, देखना कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, 33 का क्या आएगा आपका, इसको देखो 1, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं। तो मेजर सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कौन करता है, आपका ग्राउंड नट करता है। ग्राउंड नट के बाद हमारे पास किसका होता है, आपका सोयाबीन का होता है। सोयाबीन के बाद हमारे पास किसका होता है, मस्टर्ड का, और सीसम जो होता है वो सबसे लास्ट पे होता है। तो 33 का हमारे पास क्या आंसर, 3421 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 33 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। यहाँ पे लिखा ग्राउंड नट के बाद सोयाबीन, मस्टर्ड एंड सीसम, ये प्रोडक्शन की क्वान्टिटी के बेसिस पे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुपिंग स्टेट्स इन इंडिया इन रबर ग्रोन ऑन द कमर्शियल स्केल। तो हमारे पास 34 का क्या आना चाहिए, यहाँ पे इंडिया की स्टेट्स की ग्रुपिंग की गई है जो कमर्शियल लेवल पे, कमर्शियल स्केल पे जहाँ पे रबर की प्रोडक्शन होती है। तो 34 का देख लेते हैं। हमें पता है कि रबर कहाँ कहाँ पे होती है, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वाली स्टेट्स कौन कौन सी हैं जो आपकी रबर की प्रोडक्शन के लिए क्या है
कमर्शियली रबर को प्रोड्यूस करती है। तो 34 का क्या है, बी आएगा। उसका आंसर क्या हमारे पास, बी ही है। देखो बेटा, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तो ये रबर मेनली हमें पता है सदर्न स्टेट्स में ग्रो होती है, जहाँ पे ह्यूमिड ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो दैट्स वाई हमारे पास ये सदर्न स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट आ गई। ओके, यहाँ पे आपका नागालैंड नॉर्थ ईस्ट की स्टेट आ गई। अब ये देखो, यहाँ पे ईस्टर्न स्टेट आ गई, यहाँ पे मध्य भारत की स्टेट आ गई। तो दैट्स वाई हमारे पास सदर्न स्टेट्स कहाँ बनती हैं, आपकी ये वाली हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास क्या दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन 3 लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। कौन सी 3 जो है आपकी व्हीट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है आपकी, तो देख लेते हैं इनको। कौन कौन सी स्टेट में आपका व्हीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हमें पता है कि कहाँ पे है, क्या वो आपका एमपी है, पंजाब है, ये तो हमें पता है कि 35 का क्या आएगा, सी। मध्य प्रदेश, पंजाब और आपका बिहार, तो यहाँ पे दिया एमपी आ गया, पंजाब आ गया, बिहार आ गया। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हमारे पास जो है ये वाली स्टेट्स हैं जो व्हीट को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, सॉरी। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमने आपका फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की जो कोर्स हैं लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें हमारा साइंस का सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बायो का जो पार्ट है साइंस में वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। जीके का आपका 50% सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अकाउंटेंसी की क्लासेस आपके मीजू सर ले रहे हैं, और आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स की फ़ी के बारे में। कोर्स की जो फ़ी थी वो आपकी 689 थी, आज 31 जैन है। अगर कोई बच्चा आज परचेज़ करता है तो उसको 569 की पड़ जाएगी, और जो हमारा जूनियर असिस्टेंट का फ़ी है वो आपकी 399 है। तो इस कंप्लीट कोर्स में हम आपको आपका कंप्लीट जितना भी आपके कंपोनेंट हैं, सारे कंपोनेंट्स को कवर किया जाएगा, और एग्ज़ाम को टारगेट रखते हुए, ठीक है, एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से आपका सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आपको कितना पढ़ना है, तो तमाम डिटेल्स आपको इस कोर्स में प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको पीडीएफ्स, एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ्स होंगी, आपके ओएमआर बेस्ड टेस्ट होंगे, और फुल मॉक लेंथ टेस्ट, प्लस आपके जो सेक्शनल टेस्ट, जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वो भी आपके लिए जाएंगे इस पूरे आपके कोर्स में। उसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है आपका जूनियर असिस्टेंट का, तो जूनियर असिस्टेंट की कोर्स की ये अब आपके पास डिटेल मौजूद है। अगर कोई भी स्टूडेंट फर्दर कोर्स को परचेज करना चाहता है, फर्दर डिटेल के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और व्हाट्सएप वही स्टूडेंट करे जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो, जिसे लगता है कि हाँ मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मुझे वाकई में कुछ करना है, ठीक है। ऐसे आप जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, जिसे लगे ना कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो स्टूडेंट आपको यहाँ पे जब आप पढ़ोगे, जब आप यहाँ आओगे, आप खुद डिफरेंस देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा टीचर कितनी मेहनत करवा रहे हैं और हमें कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द आपकी किसके बारे में, जितने भी आपके कोर्सेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वीट को लेकर के स्टेटमेंट कुछ दी गई हैं, आपने इनमें से करेक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो 36 में पहले स्टेटमेंट क्या है आपकी, वीट इज़ सोन इन मिड अक्टूबर या मिड नवंबर में इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सो करते हैं, बोते हैं, और हार्वेस्ट कब करेंगे, इसको मार्च के महीने में इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। हमें पता है कि वीट क्या जो आपकी रैबी क्रॉप है, तो रैबी का हार्वेस्ट सीजन कौन सा आपका, मार्च है, यानी स्प्रिंग में इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो दैट्स माई वन स्टेटमेंट करेक्ट होगी। स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। वीट ग्रोज इन वेल, हमें पता है कि सर्दियों की क्रॉप है, तो कूल मॉइस्ट क्लाइमेट, राइपन इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, तो हमें पता है कि ये तब ग्रो करेगी और राइप करेगी जब थोड़ा क्लाइमेट वार्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तब ये हमारे पास क्या करेगी, ये राइप कर जाएगी, फसल पक जाएगी, इसको हार्वेस्ट करने का टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट 2 भी क्या आएगी, करेक्ट। 36 का क्या बनना चाहिए, बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 पे हमारे पास इसने क्या बोला कि जो है यूक्रेन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो सॉरी मैंने इसका आंसर बोल दिया, सॉरी बेटा। विच कंट्री को, इसको हम कौन सी कंट्री को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, तो उसका आंसर क्या है बेटा आपका, यूक्रेन। 37 का आंसर क्या आएगा आपका, यूक्रेन। अब यूक्रेन को ब्रेड बास्केट क्यों बोलते हैं, एक तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी वजह से, प्लस वहाँ पे एक स्पेसिफिक सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, जिसको लोकली क्या बोला जाता है, CHERNOZEM, चेरनोजेम बोलते हैं, जो आपकी क्या है, हाईली मतलब क्या है, हाईली फर्टाइल सॉइल है, हर ब्लैक सॉइल है और मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, जो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है वीट की, वहाँ पे कल्टीवेशन को, वहाँ पे वीट अच्छे से ग्रो कर जाती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होती है। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, आपकी ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलेंगे, आपका यूक्रेन को बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, 37 के बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में हमारे पास किसके बारे में दिया गया है, प्राइमरी रोल ऑफ अपेडा। अपेडा जो है एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसके बारे में कुछ दिया गया है, तो इसको एक बार आप देख लेते हैं।
रेगुलेटिंग इंटरनल फूड स्पाइसेस, क्या देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात कर रही है और प्रोसेस्ड फूड की बात कर रही है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड्स को ही क्या करेगा, ये प्रोमोट करेगा, डेवलप करेगा, रेगुलेट करेगा। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है कि ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो 38 का हमारे पास क्या आना चाहिए, 38 का हमारे पास बी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अपेडा के बारे में दिया गया है। अब जो अपेडा है वो इज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन फार्मर्स, प्रोसेसर्स एंड ग्लोबल मार्केट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो जिसका काम क्या है, हैंडल करना स्टैंडर्ड्स को, रजिस्ट्रेशन को, फाइनेंशियल एड को और मार्केटिंग इंसाइट्स को, ताकि जो एक्सपोर्ट है ना, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, प्रोसेस्ड फूड को, उसको क्या करना, बूस्ट अप करना, ये अपेडा का काम है। 39 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में हमारे पास क्या है कि कॉमन जो कॉज है आपका डिजीज़ इन प्लांट्स में, तो वो कौन कौन सा है, क्या वो आपका बैक्टीरिया की वजह से प्लांट में डिजीज़ देखने को मिलती है, या आपकी वायरसेस की वजह से देखने को मिलती है, या आपकी फंजाई की वजह से, या नीमाटोड की वजह से। तो अगर मैं प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो प्लांट्स में जो मेजरली डिजीज़ देखने को मिलती हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द वायरसेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। वायरसेस की वजह से आपको प्लांट में डिजीज़ देखने को मिलेंगी। तो हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या होगी, 85% जो प्लांट की डिजीज़ होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फंजाई यानी फंगस की वजह से होती हैं, जिसमें पहली कौन सी होगी, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, रस्ट हो गया, रूट रॉट हो गया। अगर पाउडरी मिल्ड्यू की बात करूँ तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जिसमें जो प्लांट के पत्ते होते हैं ना, पत्तों के ऊपर वाइट पाउडरी मतलब स्पॉट्स बन जाते हैं, या पैचेस बन जाते हैं। जैसे पत्ते देखे ना आपने, वाइट वाइट कलर के ऐसे कुछ स्पॉट्स बने होते हैं या पैचेस बने होते हैं, तो ये फंगल डिजीज़ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लावर्स जो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ये प्लांट्स में देखने को मिलेगा। मेजरली किसमें, आपके लीव्स में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लीव्स क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे या ब्राउन हो जाएंगे, और जो उसकी प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी वो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, मतलब प्लांट जो होगा वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरी हमारे पास क्या, अगर रस्ट में क्या होगा कि पाउडरी रेड स्पॉट बन जाएंगे प्लांट के लीव्स के ऊपर, और रेड या येलो स्पॉट्स बन जाएंगे, और जिसकी वजह से प्लांट के जो लीव्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। रूट रॉट मतलब प्लांट की रूट्स जो होंगी वो सड़ जाएंगी। तो ये सारी की सारी किसकी वजह से होगा, आपकी फंजाई की वजह से होगा, फंगस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश इज़ नोन फॉर बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। तो उत्तर प्रदेश जो है वो इनमें से कौन से प्रोडक्ट का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हमें पता है कि रबर में तो सदर्न इंडिया है, कॉफ़ी में आपको पता है कि नहीं है, कर्नाटका आ गया, कॉटन में भी आपका गुजरात आ गया, तो बचता कौन है, आपका हनी बचता है। तो दैट्स वाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आएगा, हनी आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका हनी ही दिया है। देखो एक एक्सप्लेनेशन में डिटेल से पढ़ने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जो हनी की प्रोडक्शन है ना, आपकी शहद की प्रोडक्शन में कौन सी आपकी उत्तर प्रदेश की कौन सी, लखीमपुर खेरी का एरिया, बहराइच का एरिया, तो ये सारा एरिया जो है आपका हनी की प्रोडक्शन में मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन हनी की इन एरिया से होती है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है द श्री अन्न स्कीम फोकस ऑन द प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ विच आपका कौन सी किसकी प्रमोशन, कौन सी क्रॉप को, तो क्या वो पल्सेस को लेकर के है, ऑयल सीड्स को है, मिलेट्स को है, फ्रूट्स को। तो हमें पता है कि श्री अन्न किसको बोलते हैं, आपके मिलेट्स को, यानी न्यूट्री सीरियल्स को बोलते हैं। तो हमारे पास इसका 41 का क्या आएगा, 41 का बेटा आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 42 पे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 9 मेजर मिलेट्स हैं लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, और माइनर मिलेट्स में तो ताकि करना, इनहेंस करना फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और न्यूट्रिशनल सस्टेनेबिलिटी को क्या करना, इंश्योर करना। इस स्कीम का जो मेन मकसद था वो यही था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो 42 हमारे पास क्या है, 42 में इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल प्लांट डिजीज़। तो वो कौन सी है आपकी, क्या आपकी वो रूट रॉट है, फायर ब्लाइट है, या आपकी टोबैको मोजाइक वायरस है, या ब्लैक स्पॉट आपकी। तो आप इसको एक बार देख लो, तो वो कौन सी होगी इसमें से वायरल, वो है आपकी सी, टोबैको मोजाइक वायरस, ये जो है वायरल प्लांट डिजीज़ है। अगर मैं बात करूँ TMV की, टोबैको मोजाइक वायरस, ये वाली जो है आपकी वायरल डिजीज़ है। उसके बाद हमारे पास एक होती है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया भी हुआ है, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस TSWV। तो TSWV हमारे पास क्या है, टोबैको स्पॉटेड विल्ट वायरस, ये आपकी क्या है, सॉरी टोबैको नहीं, टोमेटो आपकी, इसको दोबारा लिख लेती हूँ, TSWV। तो ये है आपकी क्या है, टोमेटो आपकी स्पॉटेड विल्ट वायरस। तो ये वाली जो है आपकी टोमेटो में देखने को मिलेगी। तो ये PVY, तो ये PVY क्या है, पोटैटो वायरस वाई, तो ये आपकी पोटैटो में देखने को मिलेगी। वेर एज रूट रॉट जो है वो आपकी फंगल एंड फायर ब्राइट जो है वो आपकी बैक्टीरियल है। वायरल प्लांट डिजीज़ कौन सी है आपकी, टोबैको मोजाइक वायरस, रूट रॉट आपकी फंगल डिजीज़ है, फायर ब्लाइट आपकी क्या है, आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है। यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 के बारे में इसने पूछा है कि
जो आपका नागपुर इन महाराष्ट्र है, वहाँ पे फेमस किस चीज़ के लिए? क्या वो ग्रेप सिटी उसको कहते हैं, ऑरेंज सिटी, बनाना सिटी या स्पाइस? तो हमें पता है वो क्या है आपका ऑरेंज सिटी। 43 का क्या आएगा? बी आएगा। 43 बी, मतलब जो नागपुर है वो आपका ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर है, क्योंकि वहाँ पे ऑरेंज की प्रोडक्शन और ट्रेड वहाँ से बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, महाराष्ट्र का जो नासिक का एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी बोलते हैं, बनाना सिटी, ग्रेप सिटी या गार्डन, स्पाइस गार्डन। तो हमें पता है कि वो 44 का क्या आएगा? ग्रेप सिटी आएगा, क्योंकि हम नासिक का जो महाराष्ट्र का एरिया उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेप सिटी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो नागपुर आ गया ऑरेंज सिटी और नासिक आ गया आपका ग्रेप सिटी। यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 में हमारे पास क्या है? द राइस बॉल ऑफ इंडिया। हमें पता है कि राइस बोल ऑफ इंडिया कौन सा आपका? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जो आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी डेल्टा है वो उसको राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अबेंडेंट वाटर मिल जाता है, उसके बाद फर्टाइल सॉइल भी अच्छी खासी है और लार्ज स्केल पे यहाँ पे आपकी कल्टीवेशन की जाती है आपकी कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया कि किस सिटी को हम बनाना सिटी के नाम से जानते हैं इंडिया की? तो क्या वो जलगांव है, नासिक है, नागपुर है या कोयम्बटूर है? तो हमें पता है कि बनाना सिटी के नाम से कौन सी सिटी मशहूर है आपकी? जलगांव। जलगांव कहाँ पे आपकी पाई जाती है? आपके महाराष्ट्र में। ये तीनों की तीनों कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जलगांव जो महाराष्ट्र में है उसको हम बोलते हैं आपकी बनाना सिटी ऑफ इंडिया। नासिक जो है वो ऑरेंजेस के लिए मशहूर है और नागपुर जो है वो आपकी क्या है? सिटी ऑफ ग्रेप्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर देखा है कि जो नासिक है, नासिक को हम क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं और नागपुर को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ ऑरेंजेस। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपका क्या है नासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में जो आपका जलगांव सिटी ऑफ आपकी बनाना, नासिक सिटी ऑफ ऑरेंजेस और नागपुर जो है वो आपका सिटी ऑफ क्या है? सॉरी, नासिक जो है वो आपका सिटी ऑफ क्या है कि ग्रेप्स है, नागपुर सिटी ऑफ ऑरेंजेस और आपका जलगांव जो महाराष्ट्र का उसको क्या बोलेंगे? सिटी ऑफ बनाना बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के बाद आता है 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया कि केरला इज वाइडली नोन एज, केरला को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? क्या ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ग्रेप सिटी ऑफ कैपिटल, ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं? देखो ऑरेंज सिटी हमने देखा नागपुर, ग्रेप सिटी हमारे पास नासिक और राइस बोल ऑफ इंडिया हमारे पास पता है गोदावरी कृष्णा का जो डेल्टा है उसको बोलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बचता है, तो 47 का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कि कौन सी स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है फ्री राइस एंड व्हीट 80 करोड़ बेनिफिशरीज को, जो हम जिसके तहत हम इंडिया के 80 करोड़ बेनिफिशरीज को ये प्रोवाइड करती है। क्या वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना है, फसल बीमा योजना? तो हमें पता है कि वो कौन सी है आपकी बेटा? 48 का क्या आएगा आपका? बी आएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण। कल्याण मतलब भला करना। ठीक है, अन्न मतलब राशन, फूड प्रोवाइड करके गरीबों का भला करना। अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसका एम क्या है? फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, राइस और व्हीट टू द 80 करोड़ बेनिफिशरीज। जो 80 करोड़ बेनिफिशरीज है उनको प्रोवाइड करना, ताकि इंश्योर किया जा सके फूड की सिक्योरिटी को और रिड्यूस किया जा सके फिनेंशियल बर्डन ऑन पुअर हाउस होल्ड के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में आता है आपका? किस स्कीम के अंडर हम करते हैं? आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि वो कौन सी स्कीम है जो पीएम किसान जो है वो किस तरीके की स्कीम है? क्या वो इंश्योरेंस स्कीम है, इनकम स्कीम है, सीड स्कीम है? देखो इंश्योरेंस के लिए हमारे पास कौन सी आपकी फसल बीमा योजना, तो ये तो नहीं होने वाला। और सीड्स का यहाँ पे कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, फूड का भी नहीं है। फूड के लिए हमने देख लिया गरीब कल्याण अन्न योजना, तो इसके लिए हमारे पास कौन सी आएगी? इनकम स्कीम है, क्योंकि इसमें फार्मर को हम 6000 रुपीज़ साल में प्रोवाइड करते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में। हर इंस्टॉलमेंट में 2000 रुपया प्रोवाइड किया जाएगा, 3 दूनी 6, तो हमारे पास कितने होंगे? 6000 रुपीज़ हो गए, उनको सालाना प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ना, इसका काम क्या है कि लैंड होल्डिंग जो स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं उनको, मतलब सॉरी लैंड होल्डिंग फार्मर्स जो फैमिलीज़ हैं उनको ना ये प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इनकम प्रोवाइड करना डायरेक्टली उनके अकाउंट में। इसके लिए EKYC की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। किसानों को पहले EKYC रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उसके बाद डायरेक्टली उनके जो आपके बैंक अकाउंट है उनमें ट्रांसफ़र कैश उनको देखने को मिलेगी। अब इसका क्यों किया? ताकि जो किसान जो उसके अपने उसको फील्ड के लिए उसको इनपुट चाहिए होगी ना, उस इनपुट के लिए किसान जो है वो इस पैसे का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 50 पे। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि कौन सी स्कीम जो है वो कवर करती है क्रॉप्स लाइक राइस और व्हीट अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज़। मतलब किसी भी जगह पे नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई तो जो लॉस हो जाता है क्रॉप का, उसकी भरपाई के लिए उस लॉस को कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस कौन सी स्कीम प्रोवाइड करती है? क्या वो किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा NFSA है, या
आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या केसीसी है। तो आपको पता है वो कौन सी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है। फसल हो गया, क्रॉप बीमा हो गया, मतलब इंश्योरेंस योजना हो गया, स्कीम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है आपको पता है कि ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ताकि फार्मर को प्रोटेक्ट किया जा सके जो लॉस हो गया उनकी क्रॉप का नेचुरल डिजास्टर की वजह से या पेस्ट की वजह से या डिजीजेस की वजह से। और कवरिंग करती है कौन सी क्रॉप्स को, मेनली आपकी राइस और व्हीट को ये क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 50 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 में जाने से पहले अभी हमने ऊपर एक देखा अपेडा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखा हमने, अपेडा के बारे में, ठीक है। अभी देखा था ना APED, अपेडा। अपेडा हमारे पास क्या है, द एग्रीकल्चरल, क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये हमारे पास क्या है, द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, इसका ये कब एस्टैब्लिश की, किसने एस्टैब्लिश की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टैब्लिश किया था। और इसको कब इसको एस्टैब्लिश किया और ये फोर्स में कब आई, 13 फरवरी 1986 में ये क्या है कि फोर्स में आई। अब इसका काम क्या था, इसका काम ये क्या है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपके न्यू दिल्ली में है। तो ये कौन, ये प्रोडक्ट्स को मॉनिटर करती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स को मॉनिटर करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसका काम क्या रहेगा, प्रमोशन करना एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट की प्रमोशन में रोल अदा करेगी। इंप्लीमेंटेशन, जो स्कीम्स होंगी ना, गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर के आएगी, उनकी जो इन प्रोडक्ट्स के लिए स्कीम वगैरह होगी उनकी इंप्लीमेंटेशन में इसका रोल होगा। सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना और क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन करना, ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये सारा का सारा काम किसका, अपेडा का। अब अपेडा क्या करती है कि इसमें बहुत सारे मतलब हम प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं कि इसके अंडर आते हैं। रिसेंटली हमने जो बासमती राइस है उसको भी इंक्लूड किया है इसके आपकी अपेडा के अंदर, ठीक है। रिसेंटली हमने अपेडा के अंदर किसको, बासमती राइस को भी इंक्लूड किया है। लेकिन बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनको हम इसके अंडर नहीं रेगुलेट करते, जिसमें हमारे पास आगे कौन सी आती है, रबर आ गई, कॉफ़ी आ गई, टी आ गई, टोबैको आ गई, स्पाइसेस आ गई, मैराइन प्रोडक्ट्स आ गए। इन सबको हम अपेडा के अंदर ये रेगुलेट नहीं होते। क्यों अपेडा के अंडर रेगुलेट नहीं होते, क्योंकि इनके पास अपने बोर्ड्स हैं, ठीक है। इनके पास अपने बोर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, इन क्रॉप्स की रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। इनकी एक्सपोर्ट में, इनकी इंपोर्ट में, इनकी प्राइसेस क्या रहेंगे, वो सब चीज़ें कौन देखेगा, आपके ये वाले बोर्ड देखेंगे, ठीक है। जैसे टोबैको के लिए टोबैको बोर्ड हो गया, कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी बोर्ड हो गया। अभी रिसेंटली एक बोर्ड नया एस्टैब्लिश हुआ, मखाना बोर्ड, टर्मरिक के लिए टर्मरिक बोर्ड। तो ये वाले प्रोडक्ट्स अपेडा के अंडर नहीं आते, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब चलते हैं हम किसके पर, एक और हमारे पास रिसेंट में न्यूज़ में रहा था आपका मखाना बोर्ड। कौन सा रहा बेटा, आपका मखाना बोर्ड रहा। मखाना बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो पूर्णिया बिहार में बनाया गया। इस मखाना को क्या बोलते हैं, हम फॉक्स नट बोलते हैं, ठीक है, फॉक्स नट बोलते हैं। इसकी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था, आपके पीएम मोदी जी ने किया था। और 15 सितंबर 2025 में 15 सितंबर 2025 में इसको इनॉग्रेट किया गया। इसका काम क्या था कि स्ट्रेंथन करना आपकी प्रोडक्ट्स को और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना जो मखाना के रिलेटेड है। उसके बाद क्या करना कि इसकी प्रमोट करना, मार्केटिंग को एक प्रमोट करना, एनहेंस करना फार्मर की इनकम को। तो ये सारे के सारे इन सब चीज़ों को मतलब इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया, मखाना को। अब देखो चाइना काफ़ी ज़्यादा मखाना प्रोड्यूस करता है, तो हम जब हमारे पास हम कैपेबल हैं मखाना बनाने की, सॉरी हम कैपेबल हैं मखाना को प्रोड्यूस करने के लिए, हमारे यहाँ पे कल्टीवेट होता है, तो क्यों ना हम उसको लार्ज स्केल पे लेकर के दें। ऑलरेडी इनकी डिमांड भी, मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स वे हमने क्या एस्टैब्लिश किया, मखाना बोर्ड एस्टैब्लिश किया। दूसरा हमारे पास क्या आता है, हमने एक और एस्टैब्लिश किया, टर्मेरिक बोर्ड, ठीक है। टर्मेरिक बोर्ड कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना आपका बेटा, निज़ामाबाद तेलंगाना के एरिया में। अब जो निज़ामाबाद की तेलंगाना के एरिया में क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, ये मेजर टर्मरिक बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्मरिक यहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ, 14 जनवरी 2025 को, ठीक, इसको एस्टैब्लिश किया गया। और इसका ना मेजर काम क्या था कि मतलब यानी कि टर्मरिक की प्रोडक्शन को लेकर के, टर्मरिक की कल्टीवेशन को लेकर के, और किस तरीके की वहाँ पे वैरायटीज़ ग्रो करनी है, इन सब चीज़ों को क्या करेगा ये टर्मरिक जो बोर्ड होगा इसको क्या करेगा, देखेगा। उसके बाद हम टर्मरिक की बात करें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, और आपका एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का वर्ल्ड में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द टुडेज सेशन। और अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा, क्लास कैसे लगी वो भी आपने फीडबैक देनी है। और नेक्स्ट कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो, तो हम उसके ऊपर भी आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।